Assalamualaikum and a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News with me Nadia Khan and Zohaib Hassan. कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? मैं जरा लुक्स दे रहा था, एक्सप्रेशन दे रहा था, आपने मुझसे सवाल कर दिया और तैयार नहीं था सवाल के लिए। क्या एक्सप्रेशन दे रहे थे? दे रहा था जरा मैं कहते हैं ना कि कैमरे को जरा बहुत ही गहरी आंख से देखना चाहिए। गहरी आंख से क्या बात है, लेकिन कुछ लोग कभी चीजों को ऐसे देख रहे होते हैं कि कोई अलग ही लेंस होता है, समझ नहीं आती। और कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि आप किस तरह से भी बोलें मतलब उनका एक होता है। मैं किसकी बात कर रही हूँ? कंफ्यूजिंग, हम भी बहुत कंफ्यूज हैं। बात कर रहे हैं जाहिद अहमद की, क्योंकि आज सुबह ही मैं इनका वो वीडियो देख रही थी। अभी इन्होंने बयान दिया था अबाउट सोशल मीडिया के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो सब जहन्नमी है। मैं हकारत की नज़र से उनको देखता हूँ। इसका रिएक्शन ये आया कि जी बिल्कुल एक वॉर डिक्लेयर कर दी सोशल मीडिया में है कि लग पता गया। इतने कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हर उम्र के लोग हैं और सबको एक उसमें लाइन में खड़ा करके जो है जहाँ एक साथ ही उन्होंने तो परेड करा दी। अब उन सबका इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, एक एक क्रिएटर मैंने देखा उसने वीडियो बनाई। अच्छा, उन्होंने जस्टिफिकेशन क्या दी है? ये तो मुझे बताया ना। अब उन्होंने उसको जस्टिफाई किया और ये बात मुझे फर्क बता दें कि जाहिद अहमद की बात की मुझे तो समझ नहीं आई कि मैं सोशल मीडिया के क्रिएटर्स के बारे में बात कर रहा था, मैं कंटेंट क्रिएटर की बात नहीं कर रहा था। This is something ridiculous. मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया कि क्या स्टेटमेंट दिया। मतलब क्या था? भाई एक साथ देखिए, इसका तरीका होता है अनकंडीशनल अपॉलॉजी हो जाती है। अनकंडीशनल अपॉलॉजी कि देखिए मेरे मुंह से स्लिप हो गया, स्पर ऑफ द मोमेंट में हो गया, स्लिप ऑफ टंग हो गया, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं करूंगा। अब वो अपनी जस्टिफाई करना कि मैंने कंटेंट क्रिएट। और उसके बाद जाहिद ने बोला कि बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हुए हैं, तो उसकी वजह से आई विल मेक श्योर दिस डज नॉट हैपन अगेन। चलेगा, अच्छा ये अच्छी बात आपने की। लेकिन मैं पता है सबसे ही कहूंगी कि प्लीज आप लोग सब अपने जो है ना एक सोशल पुलिसिंग और बात होती है, लेकिन रिलीजन को लेके ना कोई आप इस तरह की स्टेटमेंट्स मत दिया किसी करें। भी किस्म की स्टेटमेंट ऐसे जजमेंटल ना हो यार। कुछ नहीं है, हम लोग, हमारी कोई औकात नहीं है, हम तो खुद इतने गुनाहगार हैं। हम क्यों किसी को जो है ना जन्नत दोज़ख का पास दे रहे हैं? हम कौन होते हैं ऐसे बात करने वाले? नफरतें ना फैलाएं भाई, ऐसे नफरत और ये इस तरह के जुमले वैसे बड़े हार्श स्टेटमेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा। तो हालांकि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ जायद, और जायद ने जो लाजवाल इश्क का बात उठाई है उस पर हम बात भी करेंगे कि इसके प्रोड्यूसर्स कौन है, किसने बनाया था, क्यों बनाया था, वो बात उनकी बिल्कुल ठीक थी। बट दिस वन आई होप कि अब इसको जरा अब खत्म कर दिया जाए। खत्म कर देना चाहिए, बिल्कुल जजमेंटल नहीं होना चाहिए आपको। खैर अब हम आगे बढ़ते हैं। Since he is kind of apologized and he's realized and he said और हम नेक्स्ट अपने शो पर भी किसी टाइम फिर दोबारा लेंगे उनको, जाहिद उनसे बात होगी, उनके ग्राउंड क्या इस मैटर का ये जो पॉडकास्ट है ना, बहुत बुरी चीज, इससे ज़्यादा बात निकल बहुत खतरनाक है। बहुत ही अजीब सी चीजें निकल के हमेशा पॉडकास्ट में जो गेस्ट होता है ना वो ही कुछ अजीब सा बोल के आ जाता है, इट बिकम्स अ कंट्रोवर्सी। बिल्कुल ऐसी। तो खैर अभी हमारा कंटेंट क्या है जरा ये भी आपको बताते हैं। गजा के सिलसिले में कॉन्फ्रेंस हो रही है और उस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान अभी शिरकत कर रहा है, जैसे मैंने कल आपको बताया था। और इसमें सीज फायर, इंसानी इमदाद की फराहमी और ये सारी चीज़ें तो हो रही है कॉन्फ्रेंस में, लेकिन इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप का ही बयान जो हम दोनों डिस्कस कर रहे थे इससे पहले, उनसे एक सवाल किया और सहाफ़ी ने बाकायदा क्लियर सवाल किया कि ये आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से पहले इब्राहिम अकॉर्ड हो जाएगा क्या सऊदी अरब के साथ? तो उन्होंने कहा बिल्कुल, मैं पूरी उम्मीद हूँ और मैं समझता हूँ कि हल निकाल लेंगे और इब्राहिम अकॉर्ड हो जाएगा। तो आप क्या इस बारे में क्या? हर बात जरूरी नहीं कि वो सही हो और वो होने वाली हो, बहुत सारे वो अंदाजे भी लगा रहे होते हैं। तो आई डोंट नो, मेरे ख्याल में ऐसी बस कह दिया। चले, तो इस कॉन्फ्रेंस के बारे में ज़रा हम बात करेंगे, फिर उसके बाद DGISPR ने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और उसमें 3 बहुत अहम चीज़ें उन्होंने बताई हैं। पहली तो बात उन्होंने की है कि भारत की तरफ से समंदर की तरफ से कोई हमला हो सकता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है, और उसके बाद वो हमला करके जिसमें कोई उनको कामयाबी नहीं मिलेगी, लेकिन वो एक प्रोपेगेंडा करेंगे कि हम कामयाब हो गए जी, विक्ट्री हो गए। और इनका ये कहना प्रेस कॉन्फ्रेंस में इज सीरियस मैटर जी, बिल्कुल ये सबको अलर्ट कर रहे हैं। तो और मतलब कोई इंटेल ऐसी होंगी कि जी सस्पेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। और दूसरी बात उन्होंने ये की है कि अफगानिस्तान की तरफ से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि भाई यूएस को हम यानी इस्तेमाल होने दे रहे हैं अपनी सरजमीन, तो ये बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। बिल्कुल यूएस का कोई ताल्लुक नहीं और हम अपनी सरजमीन किसी भी मुल्क को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। हमारा और अफगानिस्तान का जो मसला है वो दोनों का मसला है, इसमें कोई तीसरा मुल्क ऐसा नहीं है कि उनको हम क्योंकि ये किया जाए। तीसरी बात ये है, वो ये कह रहे हैं जो दहशतगर्दी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है नादिया, और इस पर हम जरूर बात करेंगे। ये जो दहशतगर्दी हो रही है KPK में, उन्होंने कहा कि ये नार्को इकोनॉमी से जुड़ी है, नार्कोटिक्स इकोनॉमी से जुड़ी है। सीरियसली? यस,
ये बात उन्होंने की है और बड़ा सही उन्होंने पॉइंट आउट किया। उन्होंने वादी तीरा से मुताल्लिक़ बताया कि और वहाँ के मकामी लोग और मकामी सियासतदान इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इस वजह से दहशतगर्दी का खात्मा ज़रा मुश्किल है। स्टेक्स देखें ना, हम तो बात कर रहे हैं जी ट्रक्स रुक गए, ये नुकसान हो रहा है, जो बड़ा नुकसान है, जो बड़ा बिजनेस चल रहा है ये अंडर द टेबल, वो तो नारकोटिक्स, और वो तो फिर मिलियंस बिलियंस की बात है। तो इस पर जरूर हमें बात करनी है। फिर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 372 तक पहुंच गया, इंतहाई बुज़दिल सेहत है, तो इस पर हम ड्रॉप हुआ था ना, ये भी मतलब कम तो हुआ है लाहौर का जो लेवल था, लेकिन अभी देखें ना 372 बहुत ज्यादा है। तो इसके फिर हैदराबाद में डेंगू केसेस हैं, उसकी हमने बात करनी है, वो बढ़ते जा रहे हैं। फिर जनाब पामाल, ये ड्रामा एक है, ये ड्रामा नहीं है, ये मच्छर है, ये मच्छर है, ये ड्रामा है हमारा पामाल की, बहुत प्यारा ड्रामा। इस सबा में प्यारी एक्टर है यार, मैं कहती हूँ उफ व्हाट एन एसेट। साथ में उस्मान मुख्तार का बड़ा अच्छा काम है, आप देख रहे होंगे। लेकिन हम इनके डायरेक्टर से बात करेंगे, खिज़र इदरीस, जो कि पहले बड़े कमाल डीओपी के तौर पे तो हम जानते ही हैं उनको, लेकिन जो उन्होंने अब डायरेक्ट किया है पामाल को, और इतना सेंसिटिव ड्रामा, कमाल ड्रामा, जिसमें एक नार्सिसिस्ट, बाइपोलर, एक अजीब नफ्सियाती कैफियत में मुब्तला हो जाने वाला शख्स, जो कभी कभी बहुत अच्छा हस्बैंड भी लगता है, जो इसका ख्वाब भी है इस राइटर का, उसकी कहानी है। एंड आई थिंक परफॉर्मेंसेस, डायरेक्शन इतनी कमाल है कि, और लिखा हुआ इतना अच्छा है कि क्या बात है। इस पे हम जरा बात करेंगे। तो होता ही डायरेक्टर है, वो तो मतलब उसको सब पता होता है। तो ये बड़ा लोग आजकल शौक से देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, बड़ा सेंसिटिव ड्रामा इनके डायरेक्टर से आज हम शो पे बात करेंगे, वो हमें ज्वाइन करेंगे। तो और पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का आज पहला वनडे इंटरनेशनल है, इस पर भी हम बात करेंगे। शाहीन शाह आफरीदी हैं और साउथ अफ्रीकन कैप्टन है, तो ये ट्रॉफी के लड़ेंगे। तो ये जनाब सब कुछ हमारे शो पर होगा, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे, यही हमारा पहला सेगमेंट जो है, तुर्की के शहर इस्तांबुल में गजा अमन मंसूबे पर मुशावरती इजलास आज होगा। पाकिस्तान समेत 8 ममालिक के वज़राए ख़ारजा इसमें शिरकत करेंगे, और फिर इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ ममालिक के और US के प्रेसिडेंट की जो स्टेटमेंट्स हैं, इस पर भी बात होगी। हमें ज्वाइन किया है बिलाल साहब ने, जो कि चेयरमैन है फ्रेंड्स ऑफ पैलेस्टाइन। बिलाल साहब गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं शो पर आपको। सर मुझे बताइएगा कि इजलास तो हो रहा है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट से आगाज करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, जब उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया कि भाई आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से पहले, यानी ये ना हो, तब भी आप समझते हैं कि आपके अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात और इब्राहिम अकॉर्ड की बात, उन्होंने कहा मैं मुतमईन हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, और ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत होगी या नहीं होगी, इसराइल और मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें देना है। तो फिर ये मुआहिदा कैसा हुआ था सर? Thank you, dear brother, for hosting us today, and good morning for you and for your guests and for viewers as well. सबसे पहले देखो, इससे मुआहदा में इसराइल सबसे पहले कितने दफ़ा वायलेशन तो किया। गज़ा में तकरीबन आज तक 300 से ज़ायद शहीद हो चुका है इसी मुआहदा के अंदर। और दूसरी बात, for answering your question, we have to look at the pressure which is being imposed on Israeli side. As you know, Israel did not respect, the international rules, and they don't give any concerns even to the international community. तो इसीलिए अपना मर्जी से हर चीज अपना मर्जी से करेंगे। तो कहने के मकसद मेरा ख्याल, इसराइल कभी भी फलस्तीनी रियासत तस्लीम नहीं करेंगे, ये रियलिटी। तो इसलिए क्योंकि इनका प्लान वाज़ह प्लान है, और उन्होंने खुद, उनका ये मुजरिम प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा, we are working on the Greater Israel map. A Greater Israel map includes many different Muslim countries like Jordan, Lebanon, Syria, some parts of Saudi Arabia, some parts of Egypt, Sinai in Egypt, some parts of Turkey, some parts of Iraq, and along with all historical Palestine and Kuwait as well. So we are talking about, occupiers, which who they have, map, and they are working for their map as well. So मेरा ख्याल इसराइल इतनी सीरियस नहीं है इसी प्लान में जाएंगे, लेकिन
जैसे इनका चेहरा पूरा दुनिया के अंदर जल गया, तो इसलिए आजकल इनका कोई रिलीफ की ज़रूरत है। तो इतनी जेनोसाइड के बाद उन्होंने 2 साल के अंदर किया, गजा के अंदर तकरीबन 70,000 से ज़ायद शहीद हो चुके हैं और तकरीबन 1,50,000 जख्मी हो गया गजा के अंदर। और जैसे आपका इल्म में है, तकरीबन 90% से ज़ायद पार्शियली और फुली गजा तबाह हो गया। जी तो इसलिए आई थिंक इसराइल नाउ इज अ नीड, you know, to come in a new form to the world, as it is not more accepted, you can say, in the world internationally. बिल्कुल बिल्कुल। सर जरा ये बताइएगा कि अभी ग्राउंड रियलिटी क्या है फ़लस्तीन में इस वक्त, क्या हालात हैं? क्या एड वहाँ पहुँच रही है? बमबारी अभी भी जारी है? क्या उसमें कमी आई है? बॉर्डर्स खुले हैं, लोग अंदर आ सकते हैं फ़लस्तीन के, फ़लस्तीनी बाहर जा सकते हैं? क्या स्टेट है अभी इस वक्त? खाने की क्या पोजीशन है? अच्छा, खाने में अल्हम्दुलिल्लाह सब मतलब सारा सामान तो नहीं आ गया, आज तक दाखिला नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होगा। तकरीबन जो सामान इंटर हो गया, तकरीबन कम अज कम 50% से ज़्यादा can cover, you can say, the people's need. But it is not up to the agreement which was signed, you know, between both 600 sides. trucks every day. तो इसलिए, और दूसरी बात, क्रॉसिंग बॉर्डर्स जी। आज तक बंद हो गए। सिर्फ थोड़ा से जो लोग जख्मी हो गया, they could leave the Gaza Strip, you know, for medication. Otherwise, it is not open, you know, for anyone to go and visit Gaza right now. If we talk about the normal life in the daily basis, due to lack of the facilities, due to lack of the products, सामान जैसे आपके सामने है बहुत कम है, तो इसलिए हर चीज महंगा है। जो चीज इसका कीमत, जो असल कीमत 10 रुपया है, आजकल तकरीबन 85 या 100 रुपया की कीमत मिल जाएगी। तो इसलिए still we are facing, you know, a lot of obstacles, but it is much better than before if we compare it with the previous time. लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ, मेरा ख्याल कोई मुसलमान ममालिक कुछ तो कुछ प्रेशर होना चाहिए। जी सबसे पहले यूएस के ऊपर है, उसके बाद इसराइल के प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि आपको जैसे आपको मालूम है, इसराइल के पीछे सबसे पहले फ्रंट लाइन यूएस है। यूएस के ऊपर प्रेशर डालना तो तब तो आज की स्टॉक्स में वायलेशंस पर बात होगी इसराइल की तरफ से जो की जा रही हैं, और कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आ सकती है? जी जी बिल्कुल। मेरा ख्याल the main points should be discussed today in the meetings, violations which is almost in daily basis, क्योंकि हमारा तरफ से we are committed to the agreement, but at the same time the occupier forces till this moment they are finding, you can say, different excuses to attack from one time to another time. Oh, this is totally unacceptable, because end of the day they will push, you know, the Muzahama to take some serious action, and maybe all the agreement will be deteriorated later on. So that's why मेरा ख्याल better है अगर मुसलमान ममालिक इसी मीटिंग में to find some solution to pressurize Israel more to stop their violations in daily basis. बिल्कुल, जो आपने बताया कि चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, लेकिन उसके लिए भी तो पैसे चाहिए। पैसे जहाँ सालों से इतने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई वहाँ
काम नहीं हो कोई रहा तो economic activity कोई चीज नहीं। खरीदेंगे भी कैसे ये लोग? तो इनकी कोई फाइनेंशियल इकोनॉमिक हेल्प कौन कर रहा है? एक शख्स अगर जा रहा है अपने बच्चों के लिए सब्जी लेने, कुछ लेने, तो पैसे कहाँ से आएंगे? बहन, असल में कोई लोग जैसे मैं हूँ इधर पाकिस्तान में काम कर रहा, तो आई कैन सपोर्ट माय फैमिली देयर इन गजा। सही। काफी लोग इस तरह कर रहा, और at the same time there are many NGOs are working there in Gaza. And by the way, this is a good chance also to deliver our special thanks to the Pakistan government for its continuous and consecutive support to our people in Gaza, and for the NGOs who are supporting, Gaza in this tough and difficult time. And mainly Al Khidmat Foundation, Mercy Mission, Pakistan Medical Mission, and many other NGOs who are working in Gaza, shoulder by shoulder, with the other international NGOs. So कहने के मकसद इसी महंगाई के अंदर लोग कुछ तो कुछ मतलब अपना दिन गुजार सकते हैं। And alhamdulillah, काफी मतलब NGOs in Karul, you can say it is the backbone now to feed the people in Gaza Strip. जैसे आपने बताया बहन, गजा के अंदर आजकल सारा कारोबार खत्म हो चुका है। बिल्कुल। So most of the people are not working. Yes. लेकिन at the same time there were, you can say, tens of thousands of people were employed of the Palestinian government, whether we are talking about Gaza government or West Bank government. Because as you know the situation, there are employers belong, to Gaza government, which is led by Hamas movement, and there are thousands of people belong to Palestinian Authority government. So still they are receiving some support from both sides, और इसलिए मतलब बस जिंदगी गुजारा हो सकता है। एग्जैक्टली, सिचुएशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आपने वक्त दिया और गजा की सूरत हाल और ये सुने जा रहे हैं इस्तांबुल में इससे मुतालिक। उन्होंने कहा कि कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आएगी, इस लिहाज से उम्मीद यही की जा सकती है। नहीं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फ़ेज़ 1 की इम्प्लीमेंट होगा और उनकी ज़िंदगी जो फ़लस्तीनियों की बहुत बेहतर होगी, वो बहुत बहुत कम हुआ है। और अभी तक वो जो एक ख़तरा है वो सर पे मंडला रहा है, और पता नहीं और वो जो बिल्कुल बयानात आ रहे हैं वो भी कोई खतरनाक से ही कुछ बयानात आ रहे हैं। एक ब्रेक हमने लेना है यहाँ पर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए राइज अच्छा। गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कभी मैं बहुत ही कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में बैठ जाती हूँ ना, कुछ ज्यादा मॉडर्न लोगों में टाइम स्पेंड करूँ ना, तो मुझे कोफ्त होने लगती है। कोफ्त होने लगती है। कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ, उनकी अप्रोच पे, उनकी सोच पे, जिनको लगता है कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा, ये वैसे ही बस मीडिया पे बातें हैं, ऐसा ही इंप्रेशन बनाया जा रहा है। दे डोंट एक्सेप्ट एनी रियलिटी। मुझे लगता है कि वो इतना कुछ एडवांस हो जाते हैं कि उनको किसी और जोन में, किसी और दुनिया में, किसी और ही प्लेनेट पे रह रहे होते हैं कि वो नहीं लगता पड़ रहा होता, उनकी रूटीन लाइफ में उनको फर्क नहीं पड़ रहा होता ना, वो सोचते ही नहीं है इस बारे में कि थ्रेट है, वो कह रहे हैं कोई थ्रेट नहीं। मैं कुछ ऐसे भी लोगों से मैंने कहा कि ये तो जंग हुई नहीं थी, मैं कहता क्या चल रहा था, एआई था सब कुछ, किस तरह की आप बातें कर रहे हैं। और अभी भी जो थ्रेट्स हैं और जो कहते हैं ना हम लोग, ये 5th जनरेशन वॉरफेयर में मीडिया का जो किरदार है और जो सोशल मीडिया पे सब कुछ हो रहा है, वो एक जंग से कम नहीं है। और इंडिया की जो शरपसंदी है, जी, वो भी जारी है। अभी तो अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है वो, लेकिन खुद भी डीजी ISPR ने सहाफियों से, सीनियर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और उन्होंने बहुत अहम बातें बताई। उन्होंने खैर अपने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का भी बताया, जो जवानों ने नजराने पेश किए, जानों के नजराने पेश किए, उनका भी बताया उन्होंने। लेकिन 3-4 बातें बड़ी अहम हैं उसमें। एक तो उन्होंने बात ये की कि अफगानिस्तान एक प्रोपेगेंडा कर रहा है कि हम US को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने दे रहे हैं अफगानिस्तान पर अटैक के लिए। तो वाज़े तौर पर डीजी ISPR ने कहा कि ये बिल्कुल फॉल्स प्रोपेगेंडा है, कोई हकीकत नहीं है इसमें, हम अपनी सरजमीन US को बिल्कुल भी किसी भी सूरत इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने ये किया कि ये जो दहशतगर्दी KPK में हो रही है, ये नाको इकोनॉमी है, उससे जुड़ी हुई है।
वो हमने एक्सप्लेन भी किया अपने इब्तदा में, तो हम जरूर ये बात करेंगे। और उन्होंने तीसरी चीज भी उन्होंने बताई, और उन्होंने इंडिया के बारे में जो आप कह रही थी वो ये कहा कि समंदर की तरफ से इंडिया की तरफ जी, से और ये जरा इस पे बिल्कुल। मुझे जरूर ब्रिगेडियर सवाल रिटायर्ड पूछना था। अहमद सईद मिनाज साहब ने हमें ज्वाइन किया। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम करते हैं शो पर आपको। गुड मॉर्निंग जी। बहुत सर ये जरा, ये तो पहले जो स्टेटमेंट है उस पर हम बात करेंगे कि ऐसा क्या खदशा या इंफॉर्मेशन कि जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि समंदर की तरफ से इंडिया जो है कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है या कुछ साजिश हो सकती है, तो उसका जरा थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं ताकि समझने में आसानी हो। जी बिल्कुल, देखिए कल जो होने वाली गैर रस्मी बातचीत साफियों से डीजीएसपीआर ने की है, ये उसी का तसलसल है जो बेसिकली डीजीएसपीआर ने एक प्रेसर किया था, प्रेस ब्रीफिंग की थी। सेकेंडली मशाइब से और मलिक से मिले हैं जाके, चीफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मीर साहब, और फिर कल जो मजीद उसके ऊपर बातचीत हुई है। इसका दो मकासद थे, एक तो ये कि जो रीजनल लेवल के ऊपर जो चीजें चल रही हैं, और सेकेंडली जो केपीके के अगर खुदा न खास्ता किसी भी किस्म का कोई मिलिट्री ऑपरेशन अफगानिस्तान के खिलाफ होता है, तो वहाँ के जो रिपोर्टर्स हैं या वहाँ के जो साफी हैं, दे शुड हैव द कंप्लीट डाटा, कंप्लीट बैकग्राउंड। रीजनल लेवल के ऊपर बात करते हुए उन्होंने बिल्कुल कहा कि इंडिया जो है उससे किसी भी किस्म की शरारत जो है वो एक्सपेक्ट की जा सकती है। पाकिस्तान के जो हमारी जो आईएसआई और कमिटमेंट्स है वो हर जगह मौजूद है। हमारे आंखें और कान जो हैं वो इन तमाम चीजों का, उन्होंने देखा कि जमीन की जानिब से अगर जब भी कोई चीज होती है तो वो उसको बड़ी मार पड़ती है, लेकिन डाउन साउथ इंडियन ओशन की जानिब से वहां से अगर कुछ शरारत की जाए कि जिसमें कोई हमारे कोई ऐसा ट्रेड वाला वेसल, डीजीएसपीआर ने बड़ी वाज़ेह तौर पे पहले इशारा दे दिया इंडियंस को, जो उनके स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है बेसिकली, जो इन तमाम चीजों के ऊपर सुन रही होती है, जब भी डीजीएसपीआर या मिलिट्री ने पहले से चेकमेट कर दिया, उनको राइट ईयर्स तक बात पहुंचा दी कि हम सो नहीं रहे, हम जमीन पे जहां तक तमाम थ्रेट्स को वॉल्व कर रहे हैं और रिस्पॉन्स के लिए हम और आप कैसे इसको आपने एनालाइज कैसे किया इस थ्रेट को? देखिए एक तरफ वहां से ऊपर की तरफ से यानी अफगानिस्तान के जरिए वो दहशतगर्द भेज के अनरेस्ट फैलाने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ से समंदर की तरफ से, तो बहरहाल एक हिकमत अमली तो उनकी है नजर आ रही है इसमें। टेंशन और फिर अब वहाँ उसकी तरफ से भी देखिए जहां तक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का ताल्लुक है ना, वो एक 5 स्टार जनरल है, तो ऊपर से बैठ के जब वो 4 स्टार जनरल्स के चीफ तो खुद है आर्मी के, नेवल चीफ भी उनके साथ कोऑर्डिनेशन में होते हैं और एयर चीफ भी होते हैं, तो लिहाजा यूनिकनेस है कमांड की, उसके तहत वो कैसे उन्होंने इस चीज को देखा। तो हमने जो कम्युनिकेशंस होती हैं बेसिकली वो सेकेंडली जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्सेस होती हैं, यानी एक जगह पे अगर अमन से बैठी हुई है कोई अफवाज और वो मूव करके अगर समंदर के करीब आती हैं या उनके कोई जहाज मूव करके अपनी एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट पे आते हैं, तो उसका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कोई इसका पर्पस नहीं होता है, वो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी या कैपेसिटी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे होते हैं। तो फिर उनकी कम्युनिकेशन जो हमारी शिकारी डेट्स होती हैं बेसिकली, जो इस तरह की ऐसी कम्युनिकेशंस को पकड़ रहे होते हैं, तो वहां से आप डॉट्स को लिंक करते हैं, कम्युनिकेशन प्लस मूवमेंट ऑफ द शिप्स नेवी के अंदर या जमीन के ऊपर देखा जाए तो अफवाज और एयरफोर्स में देखे तो जहाज एक बेस से अगर फॉरवर्ड एयर बेस के ऊपर आते हैं तो तमाम डॉट्स लिंक करके एक मोज़ैक बनाया जाता है, और उस मोज़ैक के तहत ये जाना जाता है कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो किस तरफ इंडिकेट कर रही है। तो लिहाजा जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी इंडिया की है जो प्लानिंग कर रही है, उसके लिए हमने कल बातचीत कर दी कि डोंट मेस विद पाकिस्तान इवन थ्रू सी, वी नो इट दैट यू आर प्लानिंग, यू हैव अ बैड इंटेंशन, विल हिट बैक, और रिस्पांस जो होगा वो न्यू नॉर्मल एक जनरेट करेगा कि जिसकी पेन, जिसकी शिद्दत इस कदर होगी कि आप दोबारा जुर्रत नहीं करेंगे, और ऑपरेशन बुरान मरसूस का सबक या मार आपको याद रखनी चाहिए। तो लिहाजा इन तमाम चीजों का हमने जहां तक हमने बात पहुंचानी थी, मेरे ख्याल डीजीएसपीआर पहुंचा चुके, और वो इस बात पे या उस पे मजीद कोई हरकत मुझे उम्मीद है कि नहीं करेंगे, क्योंकि जब आपका बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक वो जो सर वो जो सरप्राइज का एलिमेंट चाह रहे होंगे ना, वो चाह रहे होंगे कोई सरप्राइज दें, तो वो सरप्राइज तो खराब हो गया उनका बिल्कुल ही, तो अब वो सरप्राइज रहा ही इतनी माशाल्लाह हमारी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इंटेलिजेंस है कि वी नो इट। बिल्कुल ऐसी। अच्छा एक और चीज सर मुझे बताइएगा, ये बहुत इंतहाई अहम बात की है और गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए ज़ाहिर है उन्होंने ये बात की,
और उन्होंने कहा कि नारकोटिक्स की जो इकोनॉमी है, दहशतगर्दी उसके साथ जुड़ी हुई है, खासतौर पे केपीके में जो दहशतगर्दी हो रही है। और फिर उन्होंने कहा मकामी लोग भी, वहाँ के कुछ मकामी सियासतदान भी इसमें ज़ाहिर उनके स्टेक्स हैं, अब वो उससे कमा रहे हैं, तो इसकी वजह से ज़रा मसला पेचीदा हो रहा है। तो ये पहली दफ़ा ज़रा खुल के ये मामलात को इस तरीके से हाईलाइट किया गया। आप क्या समझते हैं इसमें? देखिए, जो स्पेक्ट्रम ऑफ इवल है, स्पेक्ट्रम ऑफ इवल वो तमाम जराए हैं कि जिसकी मदद से टेररिज्म को फंडिंग की जाती है। वन, तो लिहाजा स्पेक्ट्रम ऑफ इवल में क्या क्या चीज आती है, स्मगलिंग हो गई, नार्को हो गया, और आपकी जो वेपन्स की जो है वो उसकी इधर उधर से मूव कराना, ये तमाम चीजें। तो नार्को और बेसिकली जो स्मगलिंग है, इससे हासिल किया हुआ जो पैसा होता है वो टेररिज्म में इस्तेमाल होता है। अब तकरीबन 12,000 एकड़ लैंड जो है उसके ऊपर पोस्ट काश की हुई है अर्सवाइल फाटा के अंदर, जो जहां से वो लोग, यहाँ के लोग या जो वहाँ की जो यहाँ पे लोग बसते हैं अफगानिस्तान के हमारे इधर, तो वो यहाँ से जो पोस्ट है या जो ये क्या होती है, अफीम जो होती है, इसको लेके उधर जाते हैं अफगानिस्तान के अंदर, जहाँ पे आइस उसको बनाते हैं, रिफाइंड नार्को बना के पाकिस्तान के अंदर स्मगल करते हैं। उसके दो नुकसान आते हैं। एक तो ये कि यंगस्टर्स या पाकिस्तान में ड्रग्स कल्चर उसको मजीद हवा मिलती है, और सेकेंडली उससे हासिल किया जाने वाला जो पैसा है वो बेसिकली टेररिज्म के अंदर इस्तेमाल होता है। तो ये तमाम चीजें चूंकि कहते हैं ना कि बुराई को जड़ से खत्म करने वाली बात, तो आर्म फोर्सेस के मैंडेट के मुताबिक हमने उसको वहां पे तलफ भी किया है। तो लेकिन जो तलफ करने के ऊपर वो 8 से 10 लाख रुपए योमिया अगर उनको मुनाफा होता हो, तो वो ये नहीं देखते कि ये किस जराए से या इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है। तो लिहाजा जब हम ऐसे करते हैं तो वहाँ के कुछ जो हार्ड कोर पॉलिटिशियंस हैं वो भी, और जो वहाँ के स्मगलर्स हैं वो भी उनको गिरां गुजरता है, और उनके गिरां गुजरने के ऊपर पॉलिटिशियंस जो हैं वो शुरू हो जाते हैं आर्म फोर्सेस के खिलाफ बयानात देना, जबकि जो स्मगलर्स हैं वो हिट करना शुरू करते हैं। लिहाजा इन तमाम चीजों को पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म सालमियत इंश्योर करने के लिए आर्म फोर्सेस पॉलिटिकल गवर्नमेंट की हिदायत के ऊपर अपनी कार्रवाई करती रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान मजीद जो है बदनाम दुनिया में नहीं होना चाहता ड्रग्स के हवाले से, और किसी भी सूरत इससे हासिल किया जाने वाला पैसा जो टेररिज्म में इस्तेमाल होता है उसको नल को या उसके टैप को बंद करना जरूरी है। बिल्कुल। तो सर क्या मतलब ये ओपियम फील्ड जो है, ये जो इतनी कल्टीवेशन हो रही है इतने बड़े स्केल पे, इसको तो आग लगा देनी चाहिए। तो कोई एक्शन होगा अब इसके खिलाफ, और होना चाहिए जब पता है कि ये जगह है, ये लोकेशन है, यहाँ ये हो रहा है, तो क्या ऑपरेशन हो सकता है? देखिए, ये जो तंग कहते हैं ना, दूर दराज के इलाकों के अंदर जो है ऐसी चीजें हो रही हैं कि जहां तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन वहां पर भी हमने ड्रोन्स की मदद से ऐसे केमिकल्स को लगाना चाहिए, सीधा सीधा आग लगा दें ऐसी फसलों को, बिल्कुल इनको जला दें, बर्बाद कर दें, इनका नुकसान इतना हो कि दोबारा ये कभी खड़े ही ना हो सके। बिल्कुल नादिया, ऐसी कर रहे हैं। जैसे कल बताया भी उन्होंने जो है वो DSPR ने कि हमने ड्रोन्स की मदद से ऐसे केमिकल्स को वहां पे स्प्रे किया कि जिससे ये तल्फ हो जाए। जरा ग्रीन वो है, उसको आग लगाना शायद मुश्किल होगा, लेकिन वहां पर आग लगाने भी मतलब नेम एनी अच्छा ये सारे काम तो असर हो जाएंगे, तो लेकिन देखिए इसमें जो मकामी लोगों की इन्वॉल्वमेंट से मुतालिक बताया ना, और वहाँ के आप कुछ मतलब सियासतदान भी जो लोग, तो उनको भी कन्विंस करना पड़ेगा, या फिर उनको भी किसी ना किसी तरीके से लूप में लेना पड़ेगा कि भाई आप ये जो काम कर रहे हैं ये मुल्क के खिलाफ जा रहा है, दहशतगर्दी को फंडिंग हो रही है, सारी चीजें, ताकि वो भी क्योंकि कामयाब तो तभी होना है ऑपरेशन। देखिए, मशाहिर और मलिक से जब मिले थे ना फील्ड मार्शल साहब, तो उन्होंने उस वक्त भी ये पॉइंट उठाया था कि वहां पर ये जो पोस्ट की काश्त होती है इसको रोकें, क्योंकि ये चीज अफगानिस्तान फिर जाती है या वहां से फिर आइस बन के पाकिस्तान में आती है, तो उसको रोकें। तो लिहाजा जब ये फाटा हुआ करता था, जम नहीं होता KPK की फॉर्मल गवर्नमेंट के अंदर, तो यहाँ पर अर्सवाइल फाटा के अंदर ये जो नार्को है ये तो बहुत कॉमन थी। वहां पे ये चरस हो गई, अफीम हो गई, दीगर इस तरह की चीजें, और ये पोस्ट की काश्त बहुत नॉर्मल थी, क्योंकि वहां पर जो है पाकिस्तान का लॉ उस तरह लगता नहीं था। लेकिन अभी भी जो 12,000 एकड़ है, ये 12,000 जो है कई जो है वो इससे कुछ 5-6 गुना ज्यादा हुआ करता था। जब वहां पे डेवलपमेंट गई है और लोगों को अपने स्टेक्स बढ़े हैं, तो उन्होंने काश्त को रोक दिया, लेकिन स्टिल वहां पे दूर दराज के इलाकों के अंदर ऐसा हो जरूर रहा है। वो भी पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेज हैं मुख्तलिफ जराए से उनको तल्फ कर रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है इससे हासिल की जाने वाली जो मनी है उसको टेररिज्म की तरफ डायरेक्ट करने से रोकने का चाहता है। लेकिन ऑफ कोर्स हर जगह पे इंसानी तौर पे नहीं पहुंचा जा सकता, और कुछ स्टेट ऑफ डिनाइल के अंदर भी लोग रहते हैं और वो इसको एज अ
जरिए अच्छा आमदन सर, भी मैं देखते हैं। तो यही लिहाजा सोचूं कि पाकिस्तान में इतनी सस्ती मिल रही हैं ये चीजें, आइस वगैरह, और इतनी आम हो गई हैं, तो मैं कहा एयरपोर्ट पे पकड़ी नहीं जा रही, ये तो यहीं से लोकल ये सारा कुछ माल आ रहा है। तो सर एक तो ये कि जो इसको क्रिएट कर रहे हैं, उगा रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन, और जिन स्कूलों कॉलेजों में और जो पार्टीज में ये चीजें इस्तेमाल हो रही हैं उनके ऊपर भी सख्त सजाएं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को कोई डर नहीं है। नौजवान नस्ल इतनी तबाह हो गई है और इतना इजी एक्सेस है, मेरा ख्याल है उनके पास सर दर्द की गोली नहीं मिलेगी लेकिन आइस की गोली पड़ी हुई होगी। वेप वो कर रहे जी हैं, बिल्कुल, देखिए और बहुत नशा आम हो गया सर। इन बच्चों के खिलाफ भी जरा एक्शन ले, इनको भी थोड़ी सी इनकी पिटाई हो, ताकि ये कि बच्चे भी डरे। देखिए 1979 में यहाँ मैं तो ड्रग और वेपन कल्चर यहाँ पे आया था, उसके बाद से कोई शक नहीं है पाकिस्तान में ड्रग्स जो है बहुत कॉमन हुई थी। लेकिन इस वक्त का जो हाल है वो दोबारा से आइस की सूरत में जो कि इतनी डिटेक्टेबल नहीं होती है वो जरूर हो रही है, लेकिन जो हमारे डायरेक्टर जनरल एंटी नार्कोटिक फोर्स हैं उन्होंने कंप्लीट डाटा एक बना के मुख्तलिफ तमाम सर एक सवाल बस और है, पाकिस्तान ने इससे अफगानिस्तान के प्रोपेगेंडे को भी डिनाई किया बाकायदा तौर पर, जो ये अफगानिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि अपनी सरजमीन अफगानिस्तान पर हमलों के लिए इजाजत दी हमने यूएस को, तो ये भी कल उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया। इस पर थोड़ी सी बात कीजिए। देखिए ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मैंने जैसे नादिया भी कह रहे थे कि 5th जनरेशन वॉरफेयर के तहत जो है वो पाकिस्तान को मलाइन करने की कोशिश की जा रही है। कन्वेंशनली जो है वो पाकिस्तान को ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के बाद वो हिट नहीं कर सकते, कैपेसिटी नहीं, और डर भी, डिटरेंस भी खासी हद तक हो चुकी। तो लिहाजा अब उन्हें प्रोपेगेंडा ये है कि अमेरिकन के ड्रोन्स आते हैं जो अफगानी सरजमीन पे आके हमला करते हैं। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं। आजकल के मीडिया के दौर के अंदर, स्पेशली सोशल मीडिया के होते हुए, इस तरह की चीजें छुप नहीं सकती। हाँ ये जरूर है कि पाकिस्तान ने हॉट परसूट ऑपरेशन के तहत जहां जहां पे इनकी तश्कील हो रही थी, तो क्या हमारे पास अपने ड्रोन्स नहीं है? हमारे पास के शैपर नहीं है? हमारे पास के अपने शाहीन नहीं है जो जाके हिट कर सकते हैं? हम नहीं हिट कर रहे थे, बार बार उनको डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल पे एंगेज कर रहे थे, लेकिन जब घी जो है वो सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। तो पाकिस्तान की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी इतनी है कि इंडिया से जाके पूछे ना कि कैसे हमने किस जगह पर कितना प्रिसाइज बिल्कुल प्रिसिशन। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। और ऐसे जब हम ये ड्रग्स की बात करते हैं, नशावर जो भी चीजें, मंशियात की बात करते हैं, तो इतना जो इसका कॉमन आम इस्तेमाल हो गया है, इसको कैसे रोका जाए? तो भाई हिस्ट्री में जाएं आप जरा। चाइना की वक्त था कि पूरी जो उनकी कौम थी ना, ये नशे की लत में लगी हुई थी। इतना नशा, इतने नशई, और फिर उन्होंने क्या किया कि आज भी जो उनके लोग हैं ना कांपते हैं नशा करते हुए। और मेरा बिल्कुल, और वो मेरे ख्याल बिल्कुल वो जो ऑपरेशन क्लीन अप था उसने ही चाइना की किस्मत को बदला, क्योंकि जिस कौम में नशा आम हो जाए वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। बिल्कुल सही बात है। एक ब्रेक यहाँ पर हमने लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाएगा नहीं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी ज़ुहैब, जब हम मुल्क के दिफा की बात करते हैं ना, तो उसमें हमारी बहरी अफवाज का बड़ा किरदार होता है, यानी मैरी टाइम सिक्योरिटी जो है वो बड़ी अहम होती है। और अभी तो हमने डिस्कस किया है कि समंदर की तरफ से भारत थ्रेट भी है। बिल्कुल। तो वफाकी वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरी टाइम एक्सपो कॉन्फ्रेंस के दूसरे एडिशन का इफ्तिताह किया है। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान को मशरिक और मगरिब के दरमियान एक कुदरती समंदरी पुल करार दिया है। इवेंट 6 नवंबर तक जारी रहेगा। पाकिस्तान समेत 45 ममालिक इसमें शिरकत करेंगे और इस नुमाइश का एहतमाम पाक बहरिया की मजमूई निगरानी में किया गया है, जिसमें 150 मकामी और 28 बैनुल-अक़वामी नुमाइश कुरंदगान को शामिल किया गया है। यानी वो अपनी चीज़ें एग्जिबिट करेंगे, जिसमें जनाब 28 बैनुल-अक़वामी भी हैं और 150 मकामी हैं। अच्छा, इसकी वजह से थोड़ा सा रोड्स का भी मैप जो है वो भी इसको थोड़ा सा चेंज किया गया है कि आप अपने रूट्स देख लें। कुछ रूट्स में कराची वालों की बात कर रही हूँ कि वो बंद है, तो उसमें डिटोर्स दिए गए हैं, उसको चेक करके घर से निकलिएगा कि कौन सा रास्ते आप जाएं ताकि आप ट्रैफिक में ना फंसें। तो इस नुमाइश से मुतालिक, इसकी अहमियत से मुतालिक हम जानेंगे। एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब ने ज्वाइन किया। फैसल साहब गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं शो पर आपको। सर मुझे बताइएगा कि ये कितनी अहम ये मैरी टाइम के सिलसिले में नुमाइश है और इसमें क्या एग्जिबिट्स होंगे? हाँ जी, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। देखिए, ये एक काविश है पाकिस्तान नेवी की और हुकूमत पाकिस्तान की कि जो मैरीटाइम सेक्टर है उसको अपलिफ्ट किया जाए, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए, और ख़ास तौर पे जो इंडस्ट्री है
पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है उसको गैल्वेनाइज किया जाए कि वो कैसे इस मैरीटाइम सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सही। तो ये जो इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो है और कॉन्फ्रेंस है इसके साथ, ये बेसिकली इसी चीज का मजमुआ है कि एक तो इसमें बातचीत की जाएगी कि मैरीटाइम सेक्टर में क्या क्या ऐसे जगहें हैं जहां पे लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां से फायदा उठा सकते हैं और हमारी इकोनॉमी को बेहतर किया जा सकता है। और फिर ये एग्जीबिशन लगाई गई है जिसमें मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आके अपना अपना इक्विपमेंट वहां पे डिस्प्ले कर रहे हैं। और ना सिर्फ ये कि वो लोगों को अपने बारे में बता रहे हैं बल्कि उनको ये पता चल रहा है कि हमारी इंडस्ट्री से, हमारी स्पेसिफिक फील्ड से किसी और फील्ड का कैसे ताल्लुक बन सकता है। तो ये एक बहुत ही मेगा इवेंट है, बहुत ही यूजफुल इवेंट है जो कि हर 2 साल बाद मुनक्कद किया जाता है। तो ये इसका दूसरा एडिशन। यानी इसमें सिक्योरिटी भी है, इसमें आपकी इकोनॉमी भी है। ये जो ब्लू इकोनॉमी की बात की है इसको जरा सा एलोबरेट कीजिए सर। देखिए, ब्लू इकोनॉमी का मतलब ये है कि वो आमदन जो आप सी से या कोस्ट से या इन दोनों से जो भी मलहका जगहें हैं, लाइक ऑफशोर कोई इंस्टॉलेशंस आप लगाते हैं, तो उससे जो भी आमदन हो वो आपकी इकोनॉमी में उसका जो भी हिस्सा हो उसको ब्लू इकोनॉमी का नाम दिया गया है दुनिया में। और इसमें देखें, फिशिंग आ जाती है, इसमें शिपिंग आ जाती है, इसमें शिप बिल्डिंग आ जाती है, शिप ब्रेकिंग आ जाती है, इसमें कोस्टल टूरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका सेगमेंट है, फिर पोर्ट्स हैं, हार्बर्स हैं, ये सब चीजें मिलके ब्लू इकोनॉमी का हिस्सा बन जाती हैं। फिर अगर आपके सी के नीचे अगर कोई मादनियात हैं तो उनको आप निकालते हैं, उससे जो भी आपको ज़राए आमदन होती है वो भी ब्लू इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है और वो ओवरऑल बेसिकली इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है। तो ये ओवरऑल इकोनॉमी का एक हिस्सा है ब्लू इकोनॉमी, और दुनिया में इस पे तवज्जो बहुत ज्यादा दी जा रही है क्योंकि सी एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। आपको पता है कि दुनिया में 71% जो है वो पानी है और 29% जमीन है। तो पानी में ज्यादा रिसोर्सेज होंगे कि जमीन पे होंगे क्योंकि उस पानी 71% है। तो उन 71% के जो रिसोर्सेज हैं, जो वहाँ के मादनियात हैं, जो वहाँ की आमदन है, उससे जो मुल्क जिनके पास सी है वो इससे खातिर ख्वाह फायदा उठा रहे हैं। और पाकिस्तान थोड़ा सा पीछे रह गया, लेकिन अब पिछले कुछ 3-4 साल से बड़ा फोकस है। सर, और बाकी जो आपने कहा ना पीछे रह गया, मैं ये कहूंगी कि हमारे यूथ का इंटरेस्ट, इंफॉर्मेशन और नॉलेज इसके मामले में बहुत कम है। इवन हमारे स्कूल कॉलेजेस में भी इसकी कोई बात नहीं होती। रीफ्स की बात होगी, मरीन लाइफ की बात होगी, लेकिन मैरी टाइम को लेकर स्पेशली नेवल के जो हमारा सारा है, जो हमारी कितनी फखरिया पेशकश है, हमें नहीं पता। हमें अपने फाइटर जेट्स के नाम पता है, हमें मिसाइल्स का पता है, हमें पता है कि यहाँ बहुत कुछ बन भी रहा है, लेकिन नेवल जो हमारी अचीवमेंट्स हैं हमारी शिप्स को लेके, ये वो हमें उसके बारे में सर इतना पता नहीं है। और वो बहुत ज़रूरी कि हमें पता चले क्योंकि हमारे लिए बड़ी प्राइड की बात है। तो थोड़ा सा ज़रूर बताइएगा कि हमारी क्या इसमें फखरिया पेशकश है। देखिए, हमारी जो आप सही कह रही हैं कि हमारा रुझान हमेशा से लैंड की तरफ रहा है। मैं एक छोटी सी मिसाल हमेशा देता होता हूँ, आपके प्रोग्राम में भी देता हूँ कि जब हमारी छुट्टियां होती हैं, हमारे पास पैसे होते हैं और हमारे पास डिसीजन करने की ताकत होती है कहीं घूमने फिरने जाने के लिए, तो हम हमेशा नॉर्थ का रुख करते हैं। पाकिस्तान में, पाकिस्तान का नॉर्थ बहुत खूबसूरत है, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि हमारे साउथ में क्या है। यानी हम कराची चले जाते हैं, लेकिन कराची के दाएं और बाएं क्या है ये हमने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तो ये अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत है। और मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं कि कराची का जो ईस्ट है और वेस्ट है, जो हमारी सिंध और मकरान कोस्ट है, वो हमारे नॉर्थ से किसी सूरत कम नहीं। आप जितने भी दुनिया की खूबसूरत तस्वीरें देखते हैं सीज की और बीचेस की और वहाँ पे जो रीफ्स हैं उनकी, वो सारी हमारी यहाँ मौजूद है, लेकिन हमें इदराक ही नहीं, हम जाते ही नहीं। और तो इसी तरह और जैसे पोर्ट की हम बात करें, आपने पोर्ट की बात की, पोर्ट एंड शिपिंग की, नेचुरल पोर्ट है बिल्कुल, गवादर कितना खूबसूरत है। ये सी पैक से भी सर, सी पैक को अगर हम उसी तेज रफ्तारी के साथ चल रहा होता तो मैं समझ रहा हूँ कि हम गवादर भी ऑपरेटिव उस तरीके से फुल कैपेसिटी में हो चुका होता, और कराची पोर्ट भी, इसमें जरा सिक्योरिटी कंसर्न्स भी है, टूरिज्म को भी होता, इंकरेज किया जाए ना, और सेफ्टी जो है बढ़ाई। इस पर थोड़ी सी बात करें सर।
देखिए, जब हम टूरिज्म की बात करते हैं ना, तो हमारे ज़हन में सबसे पहली बात आती है कि जी फॉरेन टूरिस्ट को आना चाहिए। देखिए, फॉरेन टूरिस्ट किसी जगह पे नहीं आता जहाँ पे डोमेस्टिक टूरिस्ट नहीं जाता। जी, ट्रू। तो जब तक हम खुद नहीं इन जगहों पे जाना शुरू करेंगे, जब तक फॉरेन टूरिस्ट को तो हम सोच नहीं सकते। अच्छा, जहां तक सिक्योरिटी की बात है, तो सिक्योरिटी एक हवा बना हुआ है। इस्लामाबाद में बैठ के ऐसा लगता है जैसे वहां सिक्योरिटी बड़ी खराब है, लेकिन जब आना जाना लोग शुरू करते हैं किसी जगह पे और वो जगह खाली नहीं रहती हैं, तो सिक्योरिटी भी बेहतर हो जाती है। इसकी मिसाल ऐसे है कि एक कमरे में मैं बैठा हूँ अकेला, तो मैं कोई भी हरकत कर सकता हूँ, कोई मुझे देख नहीं रहा है। लेकिन अगर उसी कमरे में 2-3 लोग और बैठे हुए हैं, तो वो कमरा खाली नहीं है, तो मेरे पास वो लिबर्टी नहीं है कि मैं कोई गलत काम कर सकूं। तो इसीलिए हम ये जो हमारी जगह है, हम जाते नहीं हैं, ये खाली पड़ी हुई है। तो जो लोग हैं मिसक्रिएंट्स टाइप के, वो उनको मौका मिल जाता है यहाँ पे काम करने का। तो मेरा अपना ये अंदाजा है कि अगर हमारा कोस्टल टूरिज्म बढ़ जाए, तो हमारी सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि लोकल्स को वहां से आमदनी आना शुरू हो जाएगी और वो खुद सिक्योरिटी के जिम्मेदार बन जाएंगे। बिल्कुल। जरा सा सर, तो जरा स्ट्रीट लाइट्स हो, पेट्रोलिंग हो रही हो, तो फिर जरा थोड़ा सा जज्बा बढ़ जाता है ना। हाँ, ये बात है। अच्छा, इस एक्सपो में सर अगर 133 अगर ये भी प्रमोट किया जाए कि नहीं जी, स्क्वाड सेफ बनाया गया है, लाइट्स हैं, रौनक है, लाइक आई सेड पेट्रोलिंग है, चेक पोस्ट है, तो फिर देखिए आप लोग कैसे हम जाएंगे कि आप कहेंगे बस कर दो, बिल्कुल आप घर भी बैठो कभी। बिल्कुल। देव मरी का क्या हाल किया हमने, आपको तो पता है। तो यहाँ भी जो है ना, आप देखिएगा हम। ये मेरा ख्याल है आपके पिछले प्रोग्राम में भी मैंने यही मिसाल दी थी, जब आप खुद प्लान कर रही थी शायद नॉर्थ में जाने का, तो मैंने आपको कहा था कि आप नवंबर से लेके मार्च तक साउथ का विजिट कर सकती हैं। बिल्कुल, तो आप जरूर कीजिए, वो बहुत खूबसूरत जगह है। लेकिन उस पे काम करने की सर जरूरत है बहुत ज्यादा। उसका उसमें कैंपेन्स हो और बहुत सारे रिजॉर्ट्स बन भी रहे हैं, लेकिन वो बस जो भी झिझक या जो भी रिजर्वेशन है वो खत्म होनी चाहिए, उसको प्रमोट करना जरूरी है। लेकिन इसमें मैं कहता हूँ कि सिर्फ हुकूमती इदारों का हिस्सा नहीं, इसमें हमारा अपना भी हिस्सा है। हमारा एज ए कौम हमारा हिस्सा है कि हम जाने की नियत तो करें, हम वहां जाके चीजों को देखना शुरू करें और फिर हम उसको खुद प्रोपोगेट करें। अपने मुल्क को ही नहीं देखा होता, हम बाहर जाने की हमारी कोशिश होती है। अच्छा, मुझे इस एक्सपो से मुताल्लिक भी बताइए सर कि कितने मुफाहमती याददाश्तें होंगी, कोई बिजनेस कोई डील्स भी होंगी, ट्रेड से मुताल्लिक कितना, और ये जो डेलीगेशंस आ रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के, ये कितना खुशाइंद है पाकिस्तान के लिए, कितना फायदेमंद है ये? देखिए, जो डेलीगेशंस आ रहे हैं उनको ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी कितनी है और उस कैपेसिटी में वो कैसे उससे फायदा उठा सकते हैं और कैसे इस कैपेसिटी को वो मजीद बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा इंटरेक्शन है। ठीक है। उसके अलावा जो अवेयरनेस है इसमें वो बहुत ज्यादा है, ना सिर्फ ये कि बाहर वालों के लिए बल्कि अंदर जो हमारे डोमेस्टिक ऑडियंस है उनके लिए बहुत अवेयरनेस है कि हमारा मैरीटाइम सेक्टर में बड़ा पोटेंशियल है। तो जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि भाई जो नॉर्मल बिजनेसेस हैं जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं और फिर कंपटीशन होता है, तो यहाँ पे कंपटीशन फिलहाल इतना नहीं है और उनको इन्वेस्टमेंट करके रेवेन्यू बड़ा अच्छा जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह जो बाहर वालों का और जो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका जो हैंडशेक है वो हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। बाहर वाले भी उससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, लेकिन हमारे मुल्क के लिए खास तौर पे वो बहुत अच्छा है। हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उसमें होगी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आएगी और फिर जो हमारा मैरीटाइम सेक्टर है वो जो अनटैप्ड है अभी तक, उसमें से रिसोर्सेज निकल सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा हमारी ब्लू इकोनॉमी और फिर हमारी ओवरऑल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब, आपने इस एक्सले कॉन्फ्रेंस से मुतालिक में बताया। हम भी जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, देखना चाहिए। मैं तो आई एम सो इंटरेस्टेड। क्यों मना करेंगे? जाके देखें, क्यों नहीं? तो आपको ये क्यों लगा, जहन में क्यों है कि आप नहीं जा सकते? ऐसे ही मैंने कहा पूछूं, क्या पता मुझे वो सब वहाँ इतने वीवीआईपीज़ नजर आ रहे थे, मैंने कहा भाई हम हमारे लिए हैवी है, नहीं हम जा सकते। नहीं, हम जा सकते। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाएगा नहीं, देखते रहिए। कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग।
बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पामाल ड्रामा अगर आप देख रहे हैं जिसमें एक हस्बैंड वाइफ की बड़ी मज़ेदार कहानी है, ख़तरनाक भी है। सबा कमर की परफॉर्मेंस, उस्मान मुख्तार की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। उसके डायरेक्टर से हम आज बात करेंगे और हमारी खुद भी डिस्कशन चल रही थी बहस कि भाई मियाँ देखो ये मैं कह रही हूँ कि कैसा शकी और कुछ ग्रे एरियाज भी हैं, कोई कहीं सही भी है, जस्टिफाइड भी है उसके एक्शंस। क्या जस्टिफाइड लग रहा है ज़ोहेब को? अभी बताएंगे ना, फिर जब बात करेंगे पामाल पे बात होगी तो मैं बताऊंगा अपना मौके। देखते रहिएगा बस थोड़ी ही देर में। अभी हम बात करते हैं डेंगी। सिंध में और बिलखुसूस कराची और हैदराबाद में डेंगी की वबा तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई है। सूबाई महकमा सेहत ने हफ्ते को मजीद 3 मरीजों की हलाकत की तस्दीक की है। रवां साल के लिए अमवात की सरकारी तादाद बढ़कर 6 हो गई है। इसी दौरान हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद की रिहायशी 18 साल लड़की हफ्ते के रोज लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल में इंतकाल कर गई और सूबे भर में डेंगी बुखार की तशखीस के लिए 5000 से ज्यादा टेस्ट किए गए, जिनमें से 1411 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। इनमें से 618 केसेस कराची में और 793 हैदराबाद में तो रिपोर्ट सिंध हुए। में तो बहुत ज्यादा ये तादाद बढ़ गई। बिल्कुल। तो नुमाइंदा 365 न्यूज अवैस अकरम ने हमें ज्वाइन किया हैदराबाद वहाँ से। तो पंजाब में फ्लड्स की वजह से समझ आता है, सिंध में इतना पूछे अब ज़्यादा- अवैस ने हमें ज्वाइन किया हैदराबाद से। जी वेलकम करते हैं वैसे अवैस को। पूछते हैं, ज़ोहेब से क्यों पूछूं? जी, हेलो हाँ। जी, हेलो कह रही हूँ साथ में। जी अवैस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अवैस, ये बताएं कि तो ये वजह क्या है जो इतना बड़ा नंबर आ गया डेंगी अफेक्टेड लोगों का, क्या वजह है? जी बिल्कुल, हैदराबाद में डेंगू वायरस एक वबा की सूरत हाल इख्तियार कर गई है। मुसलसल जो है वो डेंगू वायरस के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। अगर 24 घंटे के दौरान शहर हैदराबाद में 2 अमवात रिकॉर्ड की गई है। अगर टोटल अमवात की मौजी वायरस से अमवात की बात करें तो 28 अफराद जो है वो इस मौजी वायरस से जो है वो जाबाक हो गए। अगर बात करें तो महकमा सेहत जो है वो आदाद वो शुमार बताते हुए जो है वो क्लियर नहीं कर रही। अगर यहाँ पे ज़िले इंतजामिया की बात करें या DHO ऑफिस की भी बात करें, वो जो है वो हैदराबाद में आदाद वो शुमार या अमवात की तादाद जो है वो बात बताते हुए कता रही है। इसी तरीके से अगर बात कर रहे हो शहर हैदराबाद में 20,000 से ज़ायद जो है वो शहरी डेंगू वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। इंतजामिया की जानिब से जो है वो लापरवाही स्प्रे ना होने की वजह से भी जो है वो जो केसेस में जो है वो मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। अगर हम बात करें तो दूसरी जानिब शहर सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद में 19 जो है वो निजी और प्राइवेट लेबॉर्ट्री है। प्राइवेट लेबॉर्ट्रियों में जो है वो शहरी लंबी लंबी कतारें लगाकर जो है वो डेंगू की टेस्टें करा रही हैं। घंटों इंतजार उनको जो है वो लेबॉर्ट्री में करना पड़ता है। इतनी वीकनेस है और उनको खड़ा होना पड़ रहा है, ये तो बड़ी बुरी बात है। तो डेंगू जो है वो अगर बात करें तो डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबदीन मेमन ने भी जो है वो चीफ सेक्रेटरी सिंध और वज़ीर आला सिंध को जो है वो 2 खतूत अरसाल किए, जिसमें डिप्टी कमिश्नर ने निशानदेही की है कि हैदराबाद में जो है वो 2 मामलात जैसे कि सिविल हॉस्पिटल में जो है वो सेहत की कमी और दूसरी जानिब जो है वो जो बल्दियाती नुमाइंदे उनकी जानिब से स्प्रे न कराने की वजह से हैदराबाद में डेंगू वायरस में इजाफा हुआ है। अगर हम बात करें तो शहर हैदराबाद के सिविल हॉस्पिटल जो हैदराबाद का और इंटरनल सिंध का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जो है वो मरीजों से भर चुका है। मरीजों के लिए कोई बेड खाली नहीं है, मरीज शहरी परेशान। इसके अलावा बात करें लतीफाबाद बटाई हॉस्पिटल, कासमाबाद सिविल हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो है वो जगह नहीं है, गुंजाइश नहीं है। शहरी जो है वो अपने आप के तहत घरों के अंदर जो है वो आइसोलेट हो रहे हैं। 24 घंटे के दौरान 800 से ज्यादा जो शहरी जो है वो डेंगू वायरस में मुब्तला हुए हैं। रोज बरोज जो है वो डेंगू वायरस में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। महकमा सेहत का कहना है कि रवा माह के दौरान जो है वो डेंगू वायरस में जो है वो मजीद तेजी आने का जो है वो अल्टीमेटम उन्होंने जो है वो जारी किया है। जी, वॉर फुटिंग्स पे अब क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है महकमा सेहत की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से, ये हम जानने की कोशिश। बहुत शुक्रिया वैसे आपने इस वक्त ज्वाइन किया डॉक्टर इरफान सिद्दीकी साहब ने, जो कि JPMC इमरजेंसी हेड है। वजह जानना भी बड़ा जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर इरफान साहब, वेलकम करते हैं आपको शो पर। सर, ये तो बड़ा तशवीशनाक हद तक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। डेंगू वायरस कराची में भी, हैदराबाद में भी, और हमारे रिपोर्टर ये बता रहे हैं कि उस तरीके से इकदाम नजर नहीं आ रहे हैं। आप बताइए डेटा क्या बता रहा है? देखिए, बिल्कुल ये जैसे ही वेदर चेंज हुआ है ना, तो ये यूजुअली हर साल डेंगू का पीक जो सीजन होता है, उसकी जो मेन रीजन है, एक तो ये जो स्प्रेज होते थे वो भी नहीं होते, और
बारिशों के बाद मानसून वाला पानी अभी तक जो है वो गलियों में और रोडों पे और घरों के बाहर जो है खड़ा हुआ है। दूसरा, जो शहरी हैं वो भी उसके अंदर एहतियात नहीं कर रहे, अगर कहीं बाहर जाना है तो मॉस्किटो रेपेलेंट्स लगा दें। दूसरा, ये चीज़ भी समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पानी एसी का डंप करते हैं, डेंगू का मच्छर बेसिकली उसको हाई ऑक्सीजनेशन चाहिए होती है। वो मच्छर जो एसी वाला पानी है या प्लांटेशन वाला पानी है, जिनके घरों में गार्डन है, वहाँ पे होता है। आप देखें कि लोग बाहर सो रहे हैं लेकिन नेट्स नहीं लगा रहे, मॉस्किटो रेपेलेंट्स नहीं लगा रहे। सोशल गेट टुगेदर्स इन सीजन्स के अंदर, शादियाँ, गैदरिंग्स, इवेंट्स होते हैं तो बढ़ गए हैं। तो उसकी वजह से जो पेशेंट्स हैं, जैसे अगर मैं आपको ये समझा सकूं कि मेरे पास 200 पेशेंट आते हैं फीवर के साथ, अगर 200 की हम जो है वो डेंगू का टेस्ट करवाते हैं तो उसमें से 50 पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि डेंगू पॉजिटिव आते हैं, और उनमें से 2 या 3 ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि क्रिटिकल होते हैं, जिनको हमारे पास डेंगू आइसोलेशन वार्ड्स हैं जहाँ पे उसको दाखिल करते हैं। बिल्कुल, जो डेंगू इंडेक्स है वो तकरीबन कोई 35 से 40% जो है ना वो इजाफा हो गया है। उसके अंदर एहतियात की बहुत ज़रूरत है, लेकिन एहतियात ना होने की वजह से ये जो नंबर ऑफ डेंगू पेशेंट है, एक तो वो बढ़ गया और सिवियरिटी भी बढ़ गई है उनकी। बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो फेटल केसेस हैं उनकी क्या वजह थी? क्या वो पहले से ही बीमार थे या इम्यूनिटी उनकी कमज़ोर थी या उन्होंने बिल्कुल एहतियात नहीं की? देखिए, आपके थ्रू में एक चीज सब तक ये कम्युनिकेट करना चाहता हूँ कि खुदारा खुद को खुद से ट्रीट नहीं करें। अब 1-2 पेशेंट जो ऐसे आए रिसेंटली पिछले वीक में, जिन्होंने खुद सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर दी। अब देखिए, डेंगू के अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, आपकी ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। आप पेन किलर खा रहे हैं, आप जो है वो फूड इनटेक जो है वो स्पाइसी फूड का वो ज़्यादा रख रहे हैं। डेंगू में मेनली यही होता है कि गम से और स्टूल से ब्लीडिंग होती है। उन्होंने डिले की, उसको लाइटर नोट पे लिया। जब हॉस्पिटल हैं आपके पास और वहां जाके आप दोनों जो डेंगू के टेस्ट हैं, डेंगू NS1 और सीरोलॉजी दोनों, नहीं, ये जो ब्लीडिंग आप बता रहे हैं ये तो फिर ये ना कि जब प्रोलॉन्ग हो जाए, या फिर शुरू में, ये शुरू में तो एक फीवर होता है नॉर्मल, हर केस में है या सिवियर केसेस में? बस देखें, जो वायरल डिजीजेज है ना वो हर बॉडी की इम्यूनिटी के ऊपर डिफरेंट तरह से अफेक्ट करती है। अब ये जो मैं आपको केस बता रहा हूँ पर्टिकुलर इन केस, जिन्होंने डिले किया, 3-4 दिन के बाद आए सेल्फ मेडिकेशन की, ये एक कोई बाबा थे 55 इयर्स के और डायबिटिक पेशेंट थे। अब इन पेशेंट की इम्यूनिटी की कम होती है और एहतियात ना करने की वजह से डेंगू का जो वायरल इन्फेक्शन है इनके अंदर बहुत सिवियरिटी तक चला जाता है और फिर ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। अब देखें, 50,000 मुझे बताएं इस सीजन में फीवर में क्या नहीं करना, आपने क्या SOP फॉलो करना है? क्योंकि देखिए नॉर्मली तो यही होता है कि हम पैरासिटामोल या कोई मतलब यहाँ पैराडॉल, चले नाम ले, पैराडॉल खा लेते हैं आप कि 3 दिन तो चले फीवर है, 2 पैराडॉल खाते रहते हैं आप। बिल्कुल। हाँ, तो ये क्या है, ये नहीं करना चाहिए इस सीजन में? बिल्कुल, आपको फीवर है आप हॉस्पिटल की तरफ रुजू करें, आप पेन किलर्स नहीं खाएं। आप भले पैनाडोल भी जो है ना वो 2 से 1 लेना स्टार्ट हो जाए, ताकि जो मैदे के अंदर एसिड है उसकी सिक्रेशन कम हो और हॉस्पिटल आके डायग्नोज करवाएं। देखिए, डेंगू की कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। अर्लियर अगर जितना हाइड्रेशन अच्छी रखेंगे डायग्नोज होने के बाद, उतनी रिकवरी आपकी जल्दी होगी। डेंगू की कोई वायरल मेडिकेशन नहीं है, डेंगू की कोई एंटीबायोटिक नहीं है, डेंगू की कोई वैक्सीन नहीं है। तो द ओनली थिंग दैट कैन सेव यू अर्ली डायग्नोसिस। आप आए हॉस्पिटल, देखें डेंगू के पेशेंट्स के अंदर वोमिटिंग्स भी होती हैं। आप आए, अगर आप ओरली नहीं ले सकते, आपको वोमिटिंग्स हो रही हैं, तो आप आ जाएं, आपको जो है वो यहाँ फ्लूइड थेरेपी देंगे, आपको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, आपकी CBC रिपीट होगी, आपके प्लेटलेट्स वॉच किए जाएंगे। कभी कभी ये होता है कि 50,000 प्लेटलेट्स होते हैं जो कि बहुत अलार्मिंग है, लेकिन ब्लीडिंग नहीं होती। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जो है प्लेटलेट्स ज़्यादा होने के साथ भी जो है ना ब्लीडिंग होती है। अब उसमें होता ये है कि इस फीवर में आप देखें रोज की जो रूटीन है, जैसे टूथब्रश है, फीवर हुआ है आप डायग्नोज करवाएं। अगर डेंगू है तो आप टूथब्रश नहीं कर सकते, आपके गम से ब्लीडिंग होगी। अगर आप शेव करवाने, लेट्स अज्यूम आप जैसी जॉब करते हैं जिसमें आप रोज शेव करवा रहे हैं, तो अगर आपको फीवर हो रहा है तो आके डायग्नोज कराएं, ताकि अगर डेंगू है प्रिकॉशन कर सके ना। बिल्कुल जी, और सॉफ्ट डाइट करें, हड्डी वाला खाना नहीं खाएं। बहुत सारी एहतियाती चीजें हैं जो कि फीवर के साथ आपको वो लाजमी करनी है, क्योंकि ये डेंगू मोस्ट लाइकली हो सकता है, क्योंकि हर जो चौथा पेशेंट, तीसरा पेशेंट जो फीवर के साथ आ रहा है वो डेंगू पॉजिटिव आ रहा है।
तो इसके अंदर प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आपके फीवर होता है, आप गली मोहल्ले के डॉक्टरों से बजाय सरकारी हॉस्पिटल की तरफ रुजू करें, टर्शरी केयर हॉस्पिटल से हर डिस्ट्रिक्ट में, पूरे प्रोविंस के अंदर वहाँ अपनी टेस्टिंग करवाएं। उसके बाद उसकी लाइन ऑफ मैनेजमेंट होती है। डेंगू है तो अलग है, मलेरिया है लेट्स अज्यूम तो उसकी दवा होती है। अगर कोई और गैस्ट्रोएंटाइटिस है और वायरल कॉजेज हैं, चेस्ट इन्फेक्शन है, उनकी एक अलग ट्रीटमेंट है। तो डॉक्टर साहब, ये बच्चों में भी आपने देखा कि केसेस आए हैं और उनके जो है सिम्टम्स डिफरेंट हैं बड़ों से और उनकी रिकवरी जल्दी है, आई होप? देखें, अब ये एक मैजिकल फैक्टर है बच्चों में जो हमने ऑब्जर्व किया। एक तो वो अफेक्ट भी जल्दी करता है और रिकवरी भी जल्दी होती है। अगर पेशेंट डिटोरिएट होना होता है जैसे लापरवाही है, बच्चे को फीवर है, आप घर में ही उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं और उसने जो डेंगू का वायरस उसने अपना काम दिखा दिया है, प्लेटलेट्स कम कर दी, अब वो उसको बचाना इनएविटेबल है। उसके अंदर जो ब्लीडिंग होगी, बॉडी के अंदर छोटी छोटी वेन्स होती हैं, उनके टूटने की वजह से डेथ होती है। कोई मेजर वेसल नहीं, कोई बड़ी वेसल नहीं टूटती। ये जो छोटी छोटी कैपिलरीज है, ये खून जो है बॉडी में जमा होता है, दिल की तरफ नहीं जाता है, पेशेंट को इवेंचुअली कार्डियक अरेस्ट होता है। तो और बच्चों के अंदर रिकवरी भी ज़्यादा है। अगर बड़े के अंदर एक हफ्ते के अंदर वायरल डिजीज अमूमन 7 से 10 दिन के अंदर ऑटोमेटिक रिकवरी हो जाती है वायरल डिजीज के अंदर। बच्चों के अंदर हमने देखा है 3 से 4 दिन जो है वो उनके अंदर लगता है। उनके अंदर क्योंकि पानी की मिकदार सही है और उनकी इतनी एक्सर्शन लेवल नहीं है। जी इंद्रनील, मुझे समझ आई बात के फ्लूइड्स बहुत ज़्यादा लेने हैं, ठीक है ना, वो रेस्ट इसमें बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस ना लें, अपने आप को जो है कवर्ड, वैसे भी नॉर्मली भी मैं कहूँगी कि आप प्लीज़ कवर्ड रहें। ये जो हाफ स्लीव्स हम पहन रहे हैं, क्योंकि अभी कराची सिंध में इतनी सर्दी नहीं है तो अभी भी लोग हाफ स्लीव्स पहन के और बच्चे बाहर खेल रहे हैं। एहतियात करें, फुल जो है अपनी टांगों को कवर रखें। और इसके अलावा अब यहाँ हम बैठे हुए तो यहाँ एक स्प्रे होना बहुत ज़रूरी है और साथ में फिर मॉस्किटो रिपेलेंट वो भी स्किन पे आप लगाएं, एक्सपोज एरियाज़ में लगाएं। और ये मगरिब के टाइम, फजर के टाइम पे बाहर इस तरह निकलना वो सही नहीं है। घर में बहुत सारे आसपास पौधे मत रखें, अभी पौधों से थोड़ा सा दूर रहें, खासतौर पे इस टाइम, क्योंकि जहाँ मैं देखा ग्रीनरी है ना वहाँ भी मच्छर बहुत ज़्यादा है। पानी खड़ा, एसी का पानी, कोई खड़ा हुआ पानी, उसको प्लीज़ हटाएं फ़ौरन। तो ये बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया और बिल्कुल सही आपने कहा कि यही SOPs फॉलो करना है। जब किसी चीज़ की कोई मेडिसिन नहीं है, अभी कोई इलाज इस तरह नहीं है, तो हमें यही प्रिकॉशंस लेने हैं ना, जिसकी वजह से अक्सर लोग ये करते हैं। नादिया, मैं देखा ऑफिस आ रहे होते हैं, थोड़ा सा आप ये ब्रेक ले लें, 1-2 दिन की छुट्टी ले लें, ताकि कि वो जो आपने कहा ना एक्सर्शन नहीं हो। एक्सर्शन कमजोरी है सोहेब, कोई ऑफिस जा ही नहीं सकता, ऐसा जिस्म टूटता है, ऐसी कहते हैं हड्डियों में दर्द होती है कि आपकी सोच है कि ऑफिस तो क्या आप बाथरूम नहीं बंदा उठ के जा सकता, इतनी कमजोरी होती है। तो इट इज वेरी, और देखिए अलार्मिंग भी हो जाता है ये, क्योंकि प्लेटलेट्स जब बहुत ज्यादा काउंट कम हो जाता है तो उसके बाद वो जो ब्लीडिंग वाली बात की है वो बड़ी डेंजरस है। डॉक्टर्स कहते हैं फौरन आप रश करें। और ये एक बात ध्यान में रखिए जोहेब कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं कि जी स्प्रेज नहीं हुए तो पाकिस्तान में सिर्फ मसला है, एहतियात हो सकती है, लेकिन थाईलैंड में डेंगू बहुत ज्यादा है, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, हर जगह डेंगू बहुत ज्यादा है। तो ये बहुत सारे ममालिक का मसला है। तो इसमें आप अकेले नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज जो है इसको फाइट कर रही हैं, हर साल ये मसला रहता ही है। तो जस्ट बी वेरी जब तक सख्त सर्दी ना आ जाए ना, बिल्कुल सर्दी का मौसम ना आ जाए, तब तक तो ये डेंगू बहुत ज्यादा फैलने का खतरा है। कराची के जो मच्छर और मक्खी है ना, वो बर्फ में भी नहीं सोएंगे, वो बर्फ में भी नहीं मरेंगे। उनको जो है ना, उनको ऐसे ही मरना है। कोई ताली सही तरह बजा दे, वही बात आ गई ना कि मच्छर तो मर जाता है, लेकिन कराची का मच्छर और मक्खी, मैं कहती हूँ कि ये रिसर्च होनी चाहिए हार्वर्ड पे इस पे। कोई सर्दी गर्मी मजा लेके ये लोग गायब हो जाए, छुप जाएंगे ना पेंटिंग के पीछे, फिर निकल आएंगे पौधे के पीछे, फिर दुश्मनी लेते हैं वो आपसे दुश्मनी ले लेते हैं। आपने एकदम मारने की कोशिश की, बस वो कहते हैं अब इसको काटा करें। आप सिर्फ प्रैक्टिस करें ताली की, या ये भी एक चीज है, मैंने ऐसे मैंने भी किया, ये ज्यादा बेहतर है ताली से कि आप मच्छर को ऐसे पकड़े देखें। आप एक ब्रेक के बाद मैंने बड़े जी ऐसे मच्छर मर्डर किए ऐसे, ये पकड़ लिया बस गर्दन से, इससे ज्यादा आसानी से मतलब आप पकड़े जाते हैं। और एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं भाई। मक्खी ज्यादा मैं कहती हूँ फास्ट है मच्छर से। ये पकड़ो ये वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ड्रामास की हमारी क्या बात है, पाकिस्तान के ड्रामास हमारे लिए बहुत एक प्राइड की बात है, जितने खूबसूरत ड्रामास हम बनाते हैं, और ख़ासतौर पे फैमिली स्टोरीज़,
कपल के रोमांस, उनकी अंडरस्टैंडिंग और साथ में उनकी शादीशुदा कपल की जो मुश्किलात हैं, सोशल इश्यूज बड़ा सारे हमारा सारे technical पोटे है जी, क्या और जब ड्रामे भी पसंद बनते हैं। किया जाता है जी। अब क्या क्या बात क्या कर रहे हैं तो, आपने, क्यों ये शुरू की है बात बताएं ना। क्योंकि एक ड्रामा अभी चल रहा है पामाल के नाम से, जिसमें दी अमेजिंग सबा कमर है और भी कास्ट बहुत अच्छी है, उस्मान मुख्तार उस्मान उसमें मुख्तार। हस्बैंड प्ले कर रहे हैं। ऐसी कहानी हमने देखी है, लेकिन दिस इज वेरी वेरी डिफरेंट। ये आपको ये चीज छू जाता है ऐसे आपकी रूह को। बिल्कुल, और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इसको। और बहुत सारे समंदर खवातीन- पार से भी जी, पसंदीदा मैसेज आ रहा बहुत सारी खवातीन, शादीशुदा खवातीन, बीवियां इससे रिलेट कर पा रही हैं कि उनको उनकी भी जिंदगी एक ऐसे शख्स के साथ गुजर रही है या गुजरी है जो कि पल में तोला पल में माशा, इजहार भी करता है मोहब्बत का, और उसके बाद जो उसकी पोजेसिवनेस, शक भी, और फिर अपनी मर्जी कि आप अपने आप को मार दें उस शख्स के साथ निभाने वैसे के इतना लिए। ज्यादा उसमें नहीं है ये चीज, थोड़ी सी कम भी है, है। कहीं कहीं जस्टिफाई भी कर रहा हूं अपने एक्शंस। वो खैर हमारे नहीं, वही तो मसला है कि उसके ही इज अ ग्रे कैरेक्टर, हाँ, उसको grey नफ्सियाती character है, वो- मसाइल है, हाँ। अच्छा भी है, बीवी के लिए कुछ करता भी है, लेकिन जो उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो हैं, और उसकी वजह से सबा कितनी घुट जाती है एज अ वाइफ। तो भाई हम अच्छा, डायरेक्टर से बात इसकी करते तारीफ बहुत हो रही है। उनसे बात करने से पहले मैंने जैसे कहा ना कि बहुत लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, और भारत में भी काफी ये ड्रामा देखा जा रहा है। मारूफ कॉमेडियन है जॉनी लीवर, उन्होंने बाकायदा तौर पर ऑडियो वीडियो मैसेज है उनका, और उन्होंने तारीफ की है। जरा सुनिए कि जॉनी लीवर ने क्या कहा इस ड्रामे के बारे में। खिदर साहब, बहुत अच्छा प्ले है आपका। पामाल हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, पूरी फैमिली बैठ करके खूब एंजॉय कर रहे हैं। मेरी बीवी से हमेशा कहता हूँ यार क्या डायरेक्टर है, क्या डायरेक्शन है, आपने कमाल किया है खिदर साहब, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं आप, बहुत जबरदस्त, सभी फनकार बहुत अच्छे हैं, और इतना जबरदस्त ड्रामा है, पकड़ के रखा हुआ है। हमें तो इंतजार है कब आएगा, 7th कब आएगा, 8th कब आएगा। तो प्लीज एंजॉय करिए आप। मे गॉड कीप इंक्रीजिंग योर टैलेंट, ये हमारी दुआ है। मे गॉड ब्लेस यू। पकड़ के रखा हुआ क्या अपने अंदाज में क्या उन्होंने एक्सप्रेशन था वो जो आखिर में expression, इनका है, क्लासिक एक्सप्रेशन पकड़ के आंखें रखा। निकाल के। और मैं जरूर अप्रिशिएट करूंगी जॉनी लीवर को कि एक तो तारीफ, ऊपर से कितने बहादुर हैं ये। तूने दिल से तारीफ जी हाँ, की है ना, क्योंकि- ये होती है दिल से क्योंकि तारीफ। इंडिया में पाकिस्तान कंटेंट की अब आप तारीफ करें या किसी पाकिस्तानी की तारीफ करें तो आग लग जाती है मोदी सरकार खिज़र को। इदरीस ने और join के लिए वही इन्होंने- director और है। इन्होंने देखे एक रिस्क लेके ये फिर भी तारीफ की है, ये होता है आर्टिस्ट। तो थैंक यू, वी अप्रिशिएट दिस। जी, तो हमें ड्रामा डायरेक्टर खिज़र इदरीस साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग करते हैं आपको। कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं क्या हाल है आपके? हम बिल्कुल ठीक हैं। आपका ड्रामा तो हिट जा रहा है भाई, हमने जॉनी लीवर का वो भी दिखाया कि किस तरीके से इंतजार कर रहे हैं वो कि अगली एपिसोड कब आएगी, और आपकी तारीफ भी की है। तो खिज़र, हमने काम किया है किसी प्रोजेक्ट पे? हमने पिछले साल एक प्रोजेक्ट पे काम किया था, है ना? वो भी रिलीज नहीं हुआ। अच्छा, तो- ओके, नेटफ्लिक्स का ड्रामा। बिल्कुल, मैंने कहा खिज़र का अच्छा, मैंने जी, काम बिल्कुल। देखा है। ही इज अ फिनोमिनल डीओपी। क्या इनका कैमरा वर्क, और बस DOP नेक्स्ट लेवल। भी आप हैं, सोचें ना राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। नेटफ्लिक्स के लिए अगर इनको चूज किया गया एज अ कैमरा, वो कब आना है वैसे, क्या क्यों नहीं है, डिले क्यों हुआ है? खिज़र कब आ रहा है ये बताओ, कुछ पता है? अच्छा, मेरी जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसमें तो अभी फिलहाल कोई डेट है नहीं। नेटफ्लिक्स का चूंकि वो प्रोजेक्ट है तो वो अब उनकी मर्जी पे है कि वो कब उसको रिलीज करें। सही। यहाँ से ये नहीं है, प्रोजेक्ट सारा कंप्लीट हो चुका है, दिया जा चुका है। तो मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी फिलहाल कोई ऐसी कंक्रीट डेट है नहीं। हाँ, लेकिन आएगा बहुत जल्द। और खिज़र, आप तो इतने खामोश हैं, बातें नहीं करते, मैंने आपको देखा, यू आर एक्सट्रीमली क्वाइट। तो लेकिन एज अ डायरेक्टर जब आप काम कर रहे होते हैं तब तो उसमें बोलना पड़ता है, समझाना होता है। तो ये बताएं इस प्रोजेक्ट के बारे में, पामाल, जो कि बहुत पसंद किया जा रहा है। नहीं, ये अल्लाह का शुक्र सबको पसंद आ रहा है, और होपफुली आगे भी जो अभी तो क्योंकि आधा भी प्रोजेक्ट नहीं चला, तो होपफुली जब बाकी भी चलेगा तो वो भी लोगों को पसंद आएगा। और ये जो बोलने का आपने सवाल किया, लेकिन देखिए अब जब जरूरत पड़ती है तो बोलना तो पड़ता है। सही बात है। तो बहुत उसमें अच्छी तो फिर यही है ना कि एक्टर्स के साथ आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं या अपनी टीम के साथ करते हैं, तो उस वक्त तो आप
किसी दिन आए सेट पे, आप देखेंगी कि मैं बोल ही रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो आपको देखा तो- दूसरे प्रोजेक्ट में वेरी क्वाइट। ये बताएं जब आपको ऑफर हुआ, ये वो जरा रिवाइंड करके बताएं, आपको अप्रोच किया, आपने कहानी सुनी और किस बात से डिसाइड किया आपने कि हाँ ये मैं डायरेक्ट करूंगा, और फिर कास्टिंग भी किसने की? ये साथ के 40 सवाल हो गए, सॉरी। अच्छा, ये शुरू में इत्तेफाक ऐसा कि 2 प्रोजेक्ट्स एक साथ आए थे, जिसमें से मुझे ये बहुत अच्छा लगा, और उसकी रीज़न ये थी, एक तो ये कैरेक्टर्स इसमें ग्रे हैं, मलिका हो गई, रज़ा हो गया, ये सारे ग्रे कैरेक्टर्स हैं, इवन जो माँ का कैरेक्टर भी है। तो टिपिकली हम लोग ड्रामाज में देखते हैं कि ब्लैक एंड वाइट कैरेक्टर्स होते हैं हमारे, और वो सारे वो जरा बोरिंग से हो जाते हैं, बोरिंग से हो जाते हैं, हिसाब बिल्कुल से सोचे भी होते हैं जी। और वो फिर अक्सर कभी डिस्कशन भी होती है, तो यही होता है कि ज़रा लोगों को ब्लैक एंड वाइट जब दिखाते हैं तो ज़रा आसानी होती है एक स्टोरी को एक्सप्लेन करने में। इसका लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि इसमें ग्रे कैरेक्टर्स थे, सब गलतियां भी कर रहे हैं, सब सही भी चल रहे हैं। और सेकेंडली ये कि कुछ अरसे, यानी ज़ाहिर है आपका एक्सपीरियंस ग्रो भी करता है, आप इधर उधर अपने माशरे में इधर उधर देखते भी हैं, तो ये एक ऐसी कहानी थी जो मैंने भी 2-3 कुछ रियल कहानियाँ इस तरह की सुनी नहीं थी कि किसी के साथ ऐसा हुआ है, फलाने के साथ ऐसा हुआ है। 1-2 कपल्स हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनकी कुछ सिमिलर ही स्टोरी है, तो वो चीज़ ज़रा कनेक्ट हो गई कि चूँकि मैंने देखा भी हुआ था और कैरेक्टर्स भी बड़े अगेन ग्रे थे, तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी स्क्रिप्ट की। लाखों लोग ज़ाहिर है ये इससे side रिलेट effect करते हैं, है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए ग्रे है इसीलिए इंटरेस्ट है लोगों को, इसीलिए लोग आपस में बात करते हैं ना, जब एपिसोड देखते हैं तो कहते हैं कि ये वो कोई हक में होता है, जैसे आप कह रही थी। मैं यही कह रहा था नादिया से कि देखिए ये जो लड़का है, ये लड़का बहुत सी चीज़ों में जस्टिफाइड भी है। जैसे कि एक इंस्टेंस पे आप बात करें कि उसने जो ग्रोसरी के लिए वो उसने कहा, ये ज़ोएब इसमें कह रहे हैं कि उसकी गलती तो नहीं, मैं तो उसमें वो अवेलेबल, उसने कहा ठीक है मैं जल्दी आ रहा हूँ, हम चलेंगे साथ। और उसके बाद उसे पता चल रहा है कि वो घर बेल नॉक कर रहा है, कोई है नहीं घर पे, और मोबाइल घर पे छोड़ के उसकी वाइफ चली गई, जबकि उसके साथ प्लान था ग्रोसरी पे जाने का। तो ये तो बाय ऑल भी वो जस्टिफाई कर रहा है अपने एक्शंस में, उसको गुस्सा आना चाहिए। दोनों दफा मलका को डांट पड़ी है जब वो मोबाइल छोड़ जाती है। मसला ये कि उसको मोबाइल लेके जाना चाहिए साथ। स्टोरी का मॉरल ये है, मोबाइल है। लेकिन नहीं, मैं तो कहती हूँ कि नहीं, फिर भी द रिएक्शन वाज टू मच, बहुत ज्यादा गुस्सा था एक छोटी सी बात। नहीं, ये आई वुड पार्शली एग्री कि कहीं पे मलका की गलती है, कहीं पे रजा की गलती है, बट अगेन जो रजा के रिएक्शन है, मलका कहाँ से ग्रे कैरेक्टर और कहाँ उसकी गलती तो है? मलका क्यों चली गई, यही तो ग्रे है उसका कि वो क्यों चली गई। किजर हेल्प मी अंडरस्टैंड, बिकॉज़ आपने भी कहा शी इज अ ग्रे कैरेक्टर आल्सो, हाउ? देखिए उसमें यही है ना कि जो मलका है वो कहीं ना कहीं, अब हमने ये दिखाया कि जी शादी को कुछ अरसा गुजर गया है, अब उसको स्लोली समझ आनी शुरू हुई है कि हस्बैंड जो है वो किस तरह से रिएक्ट करता है। तो वही बात है कि ज़रा सा अ बिट मोर केयरफुल, उसको शी हैज़ टू बी अ बिट मोर केयरफुल। तो शायद वो नहीं है उतनी केयरफुल, जिसकी वजह से रज़ा को मौका कह लें कि मिल जाता है। बट अगेन कि रज़ा का जो रिएक्शन है दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड, कि इतना एक एक्सट्रीम पे चले जाना। अगर आपने एक रिलेशनशिप पूरी ज़िंदगी के लिए चलाना है तो वो इस तरह तो नहीं, एक दिन आप खुश हैं, अगले दिन आप गुस्से में हैं, तो ये तो ज़ाहिर दूसरा जो आपका पार्टनर है उसको तो जहनी मरीज़ बना देगा कुछ ही अरसे में। तो जो मैं अगेन मलका को एक ग्रे कैरेक्टर कह रहा हूँ, इस वजह से कह रहा हूँ कि वो शायद अभी उतनी केयरफुल है नहीं जितना उसको होना चाहिए। और रज़ा का सिमिलरली जो रिएक्शंस हैं वो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं हैं। वो तो रज़ा तो टाइम बॉम्ब है भाई, कभी भी फट जाता है। तो ये एंड अप कहाँ होगा, ये तो दोनों की जहर बन नहीं पा रही, इसका मतलब। और आगे ना ये वो अकोमोडेटिव हो रही है, नहीं, अरे वो तो कितना कॉम्प्रोमाइज करिए, उसको कुछ ना कहो। लेकिन अच्छा ये थोड़ा सा कास्टिंग की तरफ आए, बड़ी अच्छी कास्टिंग है। उस्मान मुख्तार बड़े अनयूजुअल सी चॉइस है, और सबा तो बिल्कुल ही, वो तो मैं कहती हूँ एक गुड लक होती है किसी भी डायरेक्टर की कि उनके साथ काम किया जाए। तो कैसे वो हुआ, ये किसके चॉइस किसकी थी कैरेक्टर्स की? अच्छा, ये जाहिर है किसी भी प्रोडक्शन हाउस में या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, वो जाहिर है पहले तो उनकी एक होता है कि किसको कौन सूटेबल है इस कास्ट के लिए।
तो वेरी इनिशियली उस्मान मुख्तार जो था उनका नाम आया और उनको स्क्रिप्ट गया तो उन्होंने ओके कर दिया। तो ये बिल्कुल शुरू में ही प्रोजेक्ट यानी अभी स्टार्ट समझें, पहली कास्टिंग ही जो हुई थी वो उस्मान मुख्तार की हुई थी। फिर सबा का हुआ, सबा ने पढ़ा स्क्रिप्ट, उनको अच्छा लगा एंड शी सेड यस, मगर फिर वो कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ शूट उनका डिले हुआ केस नंबर 9 का। वो कुछ आगे चला गया किसी वजूहात पे, तो वो शी सेड कि मैं ये पामाल नहीं कर सकूंगी, मेरा जो है केस नंबर 9 आगे चला गया। और तब पामाल की ऑन एयर डेट थी हमारे पास अप्रैल की, तो वो उस वक्त तो बड़ा टाइट था। तो देन वी स्टार्ट लुकिंग कि अच्छा हम और किनको कास्ट कर सकते हैं। और अगेन एक तरफ आपको जब सबा कमर आ रही थी और फिर वो नहीं आई तो वो होता है ना कि भाई तो थोड़ा सा वो भी था कि भाई अच्छा सबक कर लेती तो अच्छा था और ये वो। बट देन जो प्रोड्यूसर्स हैं ग्रीन पे, उन्होंने थोड़ा सा ऑन एयर डेट भी आगे पुश की। देन फिर हमने सबा से दोबारा बात की, डेट्स कुछ मैनेज की, तो फाइनली जाके जो सबा और उस्मान मुख्तार हैं वो कास्ट हुए। तो आई वाज वेरी हैप्पी कि एक तरफ सबा कमर है, जाहिर है बहुत बड़ी एक्ट्रेस बिल्कुल। तो खिज़र कहीं कोई चैलेंजेस ड्यूरिंग द शूट, क्योंकि मरी में भी बड़े सख्त टेरेन पे भी शूट हुआ है, देखा हमने, बहुत खूबसूरत लोकेशंस भी हैं, चैलेंजिंग क्या था इसकी शूट में? अच्छा, चैलेंजिंग प्रोडक्शन वाइज शायद उतना ये नहीं था। मरी में कुछ चैलेंजेस ये होते थे कि हमने शूट हालांकि इसको जून और जुलाई में किया था मरी में, और वहां पर हीटर्स चल रहे थे उन दिनों, पता नहीं क्यों हम लोग सारे टी शर्ट्स में मरी पहुंच गए, और वहां पे जब शूट शुरू हुआ तो बारिश आ गई और वो फिर खत्म हुई, तो अगले दिन फिर बारिश हो गई, तो हम हीटर्स में बैठे होते थे। तो वो थोड़ा सा मेरे लिए अनोइंग था, क्योंकि हम लोग बाहर निकलते थे तो बादल जो थे, जैसे धुंध आपको नजर आती है इस तरह से बादल घूम रहे थे। तो हमने बहुत सारे सीन्स आगे पीछे ऊपर नीचे तोड़े कि भाई ये बादल हम दिखा नहीं सकते, कि इस सीन के अंदर बादल अगर हम दिखा भी देते तो अगले सीन में जो हमने शूट किया हुआ है वो बिल्कुल क्लियर है। तो वो थोड़े बहुत मौसम की वजह से कुछ मसले मसाइल थे। लेकिन जो चैलेंज वैसे था वो इस कहानी से रिलेटेड था, क्योंकि इमोशनली चार्ज्ड कहानी है ये। तो उस चीज को, और अगेन लाइक आई सेड के बहुत सारे कपल्स हैं जो इस किस्म की लाइफ जी रहे हैं, तो इसको एक्यूरेटली दिखाना। और मर्दों में जरा शक की थोड़ी ज्यादा होती है, मैंने देखा है, थोड़ा सा जो है ना वो शक करते हैं, और फिर वो मौका भी दे रही है। थैंक यू। नहीं दे रही है, मौका कहाँ दे रही है, मौका क्यों नहीं दे रही है? पहली वाली बात ठीक है, देखिए कजन वाला मामला जो है कि वो उसकी कॉल आ रही है तो वो रिसीव, तो ये सारी चीजें वो देख रहा है ना उसका हस्बैंड, और फिर वो नेबर से कह रहा है कि तुम ना मिलो, तो वो मिल रही है। तो क्यों ना मिले? मतलब वो थोड़ा ड्यूबियस कैरेक्टर है वो। ज़ुहैब जी, आप दुश्मन बना रहे हो तुम बहुत सारे। अच्छा, ये कजन वाले मामले पे मैं इफ आई मे, क्योंकि ये मेरे कुछ रिव्यूज भी नजर से गुजरे थे। अब हमने ये कोशिश की है कि जिस बैकग्राउंड से वो आई है, जिस फैमिली में रह रही है, बचपन से दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, तो बेतकल्लुफी कजन्स के दरमियान इतनी होती है। हम अगेन हम चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो ड्रामाज हैं वो चूंकि ब्लैक एंड वाइट में देख रहे होते हैं, तो हमने ये एक लाइन खींच ली है कि ये कजन है, इससे ये 2 फीट के फासले बैठेगी, ये मियाँ है तो उसके करीब बैठेगी, मियाँ इसका हाथ पकड़ सकता है लेकिन ये चूंकि कजन है ये हाथ नहीं पकड़ सकता। बहुत सारी लातादाद फैमिली हैं, यानी आप जो अंदरून शहर है, जो इस तरह के इलाके हैं जहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम है, वहाँ पे बेतकल्लुफी कजन्स के बीच में बहुत आम चीज है। ये एक मुझे ऐसा लगता है कि हमने एक लाइन खींच दी है, और आउटसाइडर को बुरा ही लगेगा, हस्बैंड कोई भी हो, वैसे वाकई उनको ज्यादातर लोगों को बुरा ही लगता है कि क्यों बेतकल्लुफी है। तो अच्छा मुझे पता है आगे जाके खिज़र ये कहानी कहाँ जा रही है? क्या ये डोमेस्टिक अब्यूज तक जाएगी और सीरियस होगी, तलाक पे बात जाएगी, ये Where will it go? अच्छा, ये तो जब देखेंगे, ये तो आप उगलवाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसमें ये है कि नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस उस तरह का नहीं है, विच इज ग्रेट। इस स्टोरी में ऐसी कोई चीज नहीं है। नहीं, मैंने ओएसटी में नील तो देखे, ओएसटी में मैंने ब्रूजेस तो देखे, नील तो देखे। वो नहीं, नील बिल्कुल पड़े हैं, और आज की एपिसोड जो है उसी में नील पड़ेंगे, तो वो आप देखेंगी कि वो
यानी उसको आई वोंट कॉल डोमेस्टिक वायलेंस उस तरह से जिस तरह से टिपिकली ड्रामाज में होता है, बट हाँ वो अगेन उसका बिहेवियर चूंकि ज़रा सा एक्सट्रीम पे है रज़ा का, तो वो किसी वजह से नील पड़ जाते हैं, नॉट इंटेंशनली, रज़ा की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, वो ऐसा हो जाता है। अच्छा, और किधर कैसी रेटिंग कैसी जा रही, सॉरी आप अपनी बात बताएं फिर मैं कहानी का क्या। नहीं प्लीज बताइए। नहीं, मैंने कहा रेटिंग कैसी जा रही है, पब्लिक का रिएक्शन कैसा है, इंटरनेशनली भी जो लोग देख रहे हैं उनका आपको कैसा लग रहा है, फीडबैक है, एंड आर यू हैप्पी विद द व्यूज? जी अल्लाह का शुक्र है कि व्यूज सब अच्छे जा रहे हैं, और यानी अगेन 2-3 ख़वातीन के भी मुझे मैसेजेस आए, उन्होंने कहा कि हम एग्जैक्टली यही सिचुएशन भुगत रहे हैं इस वक्त। एक ने तो कहा कि आई एम करंटली गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, इसी वजह से हस्बैंड मेरा। वैसे इसमें जो डिटेलिंग है उसमें लग रहा है कि बिल्कुल रियल लाइफ स्टोरी है ये, किसी की स्टोरी बिल्कुल किसी ने तहरीर कर दी। कहानियां वही है 3-4, लेकिन परफॉर्मेंस डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अच्छा, आपने ये भी खबर सुना कि ये एक वाकई किसी ये कितना राइटर की कहानी है असल में, ये सबा ने मेरे ख्याल किसी पॉडकास्ट में कहा, ये किसकी कहानी है, और वो क्या नहीं बताना चाहती कि मेरी कहानी। अच्छा ये हाँ ये है, इट्स अ ट्रू स्टोरी, इट्स अ ट्रू स्टोरी। अब ये किसकी है कि आप, यानी क्लूज तो हैं इस कहानी में, क्लूज तो हैं कि किसकी है, बट अब मैंने उनसे इजाजत ली नहीं है कि मैं उनका नाम ले सकूं, तो आई डोंट नो। अच्छा बस ये बताएं कि ये जो राइटर हैं, जो इस ड्रामे की राइटर हैं, कि या उनकी कहानी तो नहीं, या उनके आसपास किसी के जानने वाली? अगेन मेरे पास परमिशन नहीं है, मैंने कसौटी चल रहा है, कसौटी शुरू हो गया। कह रहे हैं अगर, क्योंकि जब करेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी तभी बात करेंगे, अभी आप सिर्फ सोचते रहे कि किसकी कहानी हो सकती है ना, क्योंकि इतनी खूबसूरती से राइटर ने लिखा है ना कहानी में। सही, लेकिन देखिए वो इसीलिए हिट हो रही है, जैसे हमने पहले कहा कि लोग रिलेट कर रहे हैं। अगर हर घर की नहीं है कहानी, तो मेजॉरिटी तबका यहाँ पर ऐसा, गरीब मुतवसत तबका या फिर इवन वेल टू डू लोग जो है, उनमें भी वो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम और वो समझ रहे हैं ना आप, वो सारी बातें जिसके खिलाफ ज़ाहिर खवातीन खड़ी भी होती हैं। तो अब लेकिन बात यह कि इंटरेस्टिंग इसलिए है कि वो कहीं आप उसको फॉर ब्लेम पूरी तरह नहीं कर सकते लड़के को, इसलिए लोगों का इंटरेस्ट जो है डेवलप हो रहा है, मुझे लग रहा है। बिल्कुल नहीं, ये बात सही है। और थोड़ा सा ना भाई भाभी की भी बात करेंगे। ये जो भाभी है, इसको क्या बीमारी है, मतलब बड़ी, ये अलग पता है वो है नार्सिसिस्ट, ये भी है एक, इसका भी मसला चल रहा है। जितनी पोजेसिव वो अपने घर को, ये तो चलो बीवी के लिए पोजेसिव है, वो तो ईंटें वाला घर के लिए इतनी पोजेसिव है कि हद नहीं। और क्या मामू वाला सीन था खाने वाला। तो ये भाभी और भाई की क्या सेटिंग है, और भाई डरता क्यों है अपनी बेगम से इतना, सफिया से? डरने का तो मेरा ख्याल है पता नहीं, हर ये तो नॉर्मल बात है, हर बात मान लेता है उसकी। भाई ये तो कोई सवाल ना हुआ, हर कोई डरता है इसमें, तो इसमें क्या बात है? बात पे वो चुप हो जाता है, बहस करके चुप हो जाता है, बात मान लेता है। सबका यही हाल है। क्या चक्कर, क्या भाई का मसला क्या है? बस वो भाई का भी कुछ ऐसी है कि वो तो बेचारे फरीख्ता हो गए थे, उनको उन्होंने जाल में फंसाया अपने, और भाई ने कहा कि जी जो आपका हुक्म हो। तो बड़ा अच्छा टच था, उन्होंने अपने नाम घर भी करा लिया। तो ये भाभी लालची औरत है नहीं? वो थोड़ा सा इसी तरह ही है कि भाभी जो है उन्होंने कुछ जो है ना भाई को फंसा के उन्होंने पैसा देकर, यानी सॉर्ट ऑफ गोल्ड डिगर टाइप एक कैरेक्टर है इसका। अब वो जब तक वो मलका नई थी और वो अपनी एक बाउंड्रीज कह लें या कुछ भी कह लें वहां तक महदूद थी, तो भाभी ने कहा सब ठीक है। लेकिन जैसे ही भाभी को लगा कि ये मेरी टेरिटरी के अंदर दाखिल हो रही है, तो वो एकदम से वही, जैसे मलका की एक लाइन भी है कि फौजी की तरह वो अलर्ट हो गई। तो वहां पे भाभी जो है उन्होंने अपनी अथॉरिटी दिखाई पे, और सिंस वो हमने एस्टैब्लिश भी किया बात कि एक्चुअली घर भी भाभी का ही है, उनके नाम पे ट्रांसफर हो चुका है, तो भाभी ने तो धड़ल्ले से जो है उसको पीछे धक्का दे दिया मलका को। ये नहीं हो सकता, मेरी जात के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैं नादिया बेल मी आउट ऑन दैट। आप दोनों से मैं कहूँगा, ये मैंने एक सबा कमर की पिक्चर भी देख रहा हूँ, रोते हुए कोई पिक्चर है उनकी, अब वो इसी ड्रामे की है मेरे ख्याल से, और उसमें वो कहा जा रहा है कि पता नहीं ये बोटॉक्स स्माइल करके कुछ है, उसमें डॉक्टर्स भी लिख रहे हैं और पता नहीं क्या लिख रहे हैं, वो इसी ड्रामे का है। तो क्या है ये? मैं तो एज एन आउटसाइडर पूछ रहा हूँ आपसे, क्या ये क्यों वायरल हो रही है पिक्चर? उनकी ऐसी रोते हुए शक्ल है जिसमें बोटॉक्स स्माइल, बोटॉक्स क्राइंग कुछ इस तरह करके लिखा हुआ है। शायद कोई अगर थोड़ा सा फिल्टर या थोड़ा सा कोई ऐसा चीज ट्रीटमेंट होती,
ये तो किसी के भी, मेरा फेस भी ऐसे है, सब लोग बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं कि आपका फेस आपको किसी शॉट में या लाइट की वजह से, किसी भी एंगल की वजह से उतना खूबसूरत नहीं आता कि जितना आप चाहते हैं, नॉट ऑल द टाइम, या डायरेक्टर दिखाना ही आप ऐसे चाहते थे। क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, इसमें ये है कि बहुत सारे ऐसे एंगल्स या लाइटिंग किसी पॉइंट पे ऐसी हो जाती है, यानी आई एम, और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कभी हर एक एक्टर्स प्रेफर करते हैं कि मेरा इस प्रोफाइल से शूट हो जाए, इस प्रोफाइल से शूट हो जाए, या तो वो कुछ एंगल्स सूटेबल होते हैं और कुछ एंगल्स ज़ाहिर है सूटेबल नहीं होते। तो बड़ी दफ़ा होता है कि कोई एक्टर जो है वो किसी ऐसे एंगल से शूट हो गया है कि वो विच इज़ नॉट वेरी वेरी फ्लैटरिंग। तो मेरे ख्याल है इधर भी यही हुआ है, बट वो इमोशनली इतना रॉ सीन था कि उसके साथ मुझे लगा कि छेड़खानी हम ना करें, क्योंकि वो तो ज़ाहिर है किसी ने एक स्टिल तस्वीर निकाली और लगा दी, लेकिन जब आप एक शॉट देख रहे हैं, एक फ्लो में एक चीज जा रही है, एंड व्हेन यू आर होक्ड के उसके साथ हुआ क्या है, तो देन ऑब्वियसली यू इग्नोर दीज काइंड ऑफ मैं कहती हूँ आप किसी को भी रोते हुए दिखाओ और कोई भी शॉट एकदम स्टिल ले लो, मुंह अजीब ही आएगा, बिल्कुल आएगा। नहीं, हाँ बहुत ज्यादा हो रही थी, इसलिए मैंने पूछा आप लोगों से कि भाई ये क्या है। अच्छा, आपको कोई बेचैनी नहीं होती कि यार ये कैमरा मैन ऐसे कर रहा है, मैं कैमरा ले लूं इससे, है ना? नहीं, आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मेरे साथ जो डीओपी हैं अली अहमद, वो ही इज ब्रिलियंट। यानी जो कहानी का मूड था ओवरऑल वो उन्होंने बड़ा अच्छा कैरी किया, और थोड़ा बहुत जितना मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं कभी कभी उनसे कहता था कि अगर हम इसको ऐसे कर लें वैसे कर लें, तो ही वाज काइंड एनफ टू लिसन टू मी, और बड़ा उन्होंने एग्जीक्यूट, बड़ी मेहनत की है उन्होंने। जी तो जबरदस्त ड्रामा आपने बनाया है और बेहतरीन ऐसे ही काम करते रहे, बहुत शुक्रिया। खूबसूरती में आपको बस खिज़र आखिर में बता दूं, ये वो ड्रामा है जब मैंने शुरू किया ना, आई कुडंट स्टॉप, मैंने काम छोड़ दिए अपने, लेकिन जब तक वो 6 एपिसोड खत्म नहीं हो गए ना, मैं हिली नहीं, और उसके बाद मैं ढूंढती रही हूँ, मुझे पता है अगले हफ्ते आना है एपिसोड, मैं फिर भी 5 दिन ढूंढती रही कि आ तो नहीं कि अपलोड हो गया, हालांकि पता है कि अगले हफ्ते आना है, और जैसे अपलोड हुआ, आई थिंक प्रॉब्ली जो शुरू के बस जो 3 लोग थे उनमें मैं थी, इतना मुझे इंतजार था इनके एपिसोड्स का, तो माशाल्लाह, बस आई लव इट, वी लव इट, एंड थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी हमें प्रोडक्ट दी है। नहीं, आई एम थैंकफुल आप सबका, आप लोगों को सबको पसंद आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ऐसे अच्छा काम करते रहे, बहुत शुक्रिया खिज़र, आपने वक्त दिया ना। ड्रामे की बात, तो एक ब्रेक हमने लेना, शार्प ब्रेक कह रहे हैं, एक ब्रेक के बाद वापस आते कहीं जाएगा नहीं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, गुड मॉर्निंग एवरीवन, टाइम फॉर खेलकूद। क्रिकेट की हम बात करेंगे। T20 सीरीज में जीत के बाद पाकिस्तानी टीम की नजरें अब वनडे सीरीज पर हैं। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका वनडे फॉर्मेट में एक दूसरे से टकराएंगे। वनडे सीरीज की टीम्स फैसलाबाद पहुंच चुकी है और दोनों टीम्स के दरमियान ये फ्लड लाइट्स में ये मैच होगा, बड़ा मजे का मैच होने जा रहा है। शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी के बाद ये पहला मैच है, कैप्टनसी मिलने के बाद पहला मैच उनका टेस्ट ये होगा कि कैसे कैप्टन हैं शाहीन शाह अफरीदी। अली तनूनी ने हमें ज्वाइन किया, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। अली, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं। कितने चांसेस है पाकिस्तान के आज के मैच में जीतने के? अली, और चांसेस तो काफी ब्राइट हैं, क्योंकि अभी अगर हम रिसेंट स्टेट भी देखें तो पाकिस्तान लास्ट जो 5 मैचेस हैं उसमें 4 जीता हुआ है ओडीआई में। तो पाकिस्तान की ओडीआई में अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस बेहतर है एज कम्पेयर टू T20 या टेस्ट क्रिकेट। तो हमारा जो कम्बिनेशन है वो ओडीआई में बेहतर है। अगर हमने अभी रिसेंट हमारे जो कैप्टन है वो हमने चेंज किए, तो उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग होगा कि आपने टीम को कैसे खिलाना है। और अभी सवाल भी हो रहा है कि पाकिस्तान का जो कम्बिनेशन है वो अभी तक सेट होके नहीं दे रहा। तो अभी देखते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी इसमें कैसे कम्बिनेशन बनाते हैं और कैसे गेम को आगे लेके चलते हैं। हाँ, और मुझे क्यों निकाला, रिजवान भी है इस टीम में। जी बिल्कुल, ओडीआई का वो हिस्सा है। वो T20 में ये सवाल उठाते हैं कि मुझे क्यों निकाला, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और इस तरह की चीजें। वो अभी तक T20 और इसका हिस्सा नहीं है, पर वो ओडीआई का हिस्सा है। चलो अच्छा है, कोई तहरीक तो नहीं शुरू की उन्होंने मुझे क्यों निकाला की। भाई अपनी बात ही की है ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और क्या है, ये तो हक है उनका।
सड़कों पे तो नहीं निकले। पाकिस्तान का ये मसला है कि जिसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होती तो वो ये सवाल जरूर उठाता है कि मुझे क्यों निकाला, जबकि अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस उनकी ऐसी नहीं होती कि वो ये सवाल उठा सके। नहीं, कभी कभार ऐसे ही भी निकाल दिया जाता है, वो छोड़े, आप बात कहीं और चली जाएगी। लेकिन कभी कभार बगैर किसी वजह के निकाल, पसंद नहीं आ रहा निकाल दो। परफॉर्मेंस सही जा रही है हमारी जो क्रिकेट टीम है। आप मुतमईन है कि अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? थोड़ी कमबैक हुआ है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का। कितना मैंने जबरदस्त ऐसा सवाल किया कि जैसे 20 साल से मैं यही काम कर रही हूँ कि मैं कोई क्रिकेट एनालिस्ट हूँ। ये इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस से सवाल पूछे, चाहे पता हो या ना हो। नादिया, आपने ठीक सवाल आपने अच्छा किया है क्योंकि वजह ये है कि हमारा टीम कॉम्बिनेशन अभी तक कोई फाइनल नहीं हो रहा। आपने देखा कि एशिया कप के बाद, बल्कि ट्राई सीरीज से अगर आप स्टार्ट करें तो हम एक वो एक्सपीरियंस ही कर रहे हैं, किसी को डेब्यू करा रहे हैं, किसी को हम बैटिंग ऑर्डर सेट नहीं हो रहा। अभी तक ये मामला है कि उसके ट्राई नेशन सीरीज हुई, उसके बाद एशिया कप हुआ, उसके बाद हमने ये सीरीज खेल ली, हमने 3 महीने बाद T20 वर्ल्ड कप खेलना है, पर अभी तक हमारी जो कॉम्बिनेशन है वो फाइनल नहीं होके दे रही। T20 स्पेशली हमारी जो बैटिंग ऑर्डर है वो सेट नहीं हो रहा। बाबर आजम एक अच्छी साइन है क्योंकि वो फॉर्म में आए, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी T20 में जगह नहीं बनती पर उनको जबरदस्ती खिलाया गया है। जैसे अभी जोएब भाई ने बात की कि मोहम्मद रिजवान को T20 में निकालने की कोई वजह सामने नहीं आई, जबकि उस्मान खान को मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी को यूएई से रिक्वेस्ट करके उनका जो बहन है वो खत्म कराना चाहिए। पता नहीं उनको क्यों रखा हुआ है, और एक वो वही बात है, दोस्ती वाला मामला है। उस्मान को तो रखा सो रखा, कप्तान किसे बनाया? सलमान अली आगा। बड़ा लकी लड़का है भाई सलमान अली आगा। देख लो भाई, पाकिस्तान टीम का T20 का कैप्टन माशाल्लाह। सलमान ही इज जेलस। सीधी बात। क्या बात है, हम तो बड़े खुश हैं। सलमान अली आगा का तो वाकई आप ये ठीक बात कर रहे हैं क्योंकि परफॉर्मेंस तो इतनी अच्छी नहीं है, पर वो वही बात है कि उनके पीर काफी स्ट्रांग है कि वो अपनी जगह इतनी पक्की की हुई है कि वो जगह नहीं बनती पर कैप्टन खेल रहे हैं। ये कितनी जबरदस्त। वैसे पता है, ये अगर ये सवाल ऐसे होता ना, मुझे क्यों निकाला की जगह अगर ये पूछ लेते ना कि इसको क्यों खिलाया, इनको क्यों डाला, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। इसको क्यों डाला, इसको क्यों डाला, ये सवाल सही बात है, ये बहुत अच्छा सवाल है ना? और अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो सलमान अली आगा की कोई T20 में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। तो जैसे जोएब भाई हम बात भी कर रहे थे, शाहीन शाह अफरीदी को अगर आपने डालना ही था तो आप उसको T20 का कैप्टन बना के यहाँ से आप टीम कॉम्बिनेशन बेहतर कर सकते थे। आप इनको वहां कैप्टन एडजस्ट कर सकते थे कि अगर आपने एडजस्ट करना ही है तो। पता नहीं, अब समझ नहीं आ रही कि मुझे क्यों निकाला और मुझे क्यों डाला। बस ये डाइजेस्ट करें अब आप। शाहीन शाह अफरीदी, शाहीन तो होगा, शाहीन तो होगा, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, और कैप्टन होगा, ठीक है ना? और जब तक शाहीन होगा, जब तक शाहीन होगा कोई यंग बॉलर नजर नहीं आएगा, ये भी होगा। बिल्कुल। अब आपने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी, मतलब आप देखें ना, आपने कभी देखा है कि विनिंग कॉम्बिनेशन कभी चेंज हुआ है? सलमान मिर्जा ने उसी मैच में परफॉर्म किया, जब दूसरे मैच पे जब उन्होंने देखा कि यार ये सलमान मिर्जा अगर परफॉर्म कर सकता है तो उन्होंने उसको डाल के फिर दोबारा आगे विनिंग कॉम्बिनेशन फिर दोबारा चेंज की। देखिए आप, कितनी अमेजिंग बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपने सही मार्क किया कि उस लड़के ने परफॉर्म किया और शाहीन बैठे थे, लेकिन शाहीन फिर आए उस कॉम्बिनेशन में दोबारा से वापस। गुड। तो साउथ अफ्रीका को हमें ये क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने हमें बताया कि भाई तुम्हारी जो विकेट्स हैं वो फास्ट विकेट हैं, इस पे फास्ट बॉलर खिलाओ। जबकि हमने पहले T20 में 4 स्पिनर्स खिलाए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमारी अपनी स्पिनिंग का जो ट्रैक रिकॉर्ड है खेलने का वो बेहतर नहीं है। हमने दूसरे मैच में फास्ट बॉलर लेके आए, वो हम जीते। तीसरे मैच में फास्ट बॉलर लेके आए, वो हमने जीते। जबकि जो हमारी जो टीम मैनेजमेंट है वो ऐसे ऐसे हीरे हैं कि उनको अभी तक पिच रीड करनी नहीं आई कि भाई हमारे पास जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको यूटिलाइज करना है। सही बात। अच्छा अली, वो बाबर आजम के बारे में भी बताएं जरा। हम 2-3 दिन से उनके बारे में जिक्र कर रहे थे। जब पहले तो डक्स चल रही थी तो हम बड़े मायूस भी थे उनकी परफॉर्मेंस से। फिर कल बात हुई कि नहीं, ये इनमें बड़ा टैलेंट है, बड़े केपेबल हैं, लेकिन सियासत का, हाँ टेक्निकली साउंड, एग्जैक्टली वो काशिफ महमूद वाली टर्म भी, लेकिन ये कि सियासत का शिकार है। एक्स क्रिकेटर्स भी इनको जो है ज्यादा ही क्रिटिसाइज करते हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, बाबर की क्लास पे तो आप सवाल उठा ही नहीं सकते। टेक्निकली बहुत साउंड है। हम भी नादिया जान जब बात करते थे तो हम ये कहते थे कि बाबर को अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे खेलना चाहिए। बाबर आते हैं, वो थोड़ा टाइम लेते हैं, वो सेट होते हैं
और उनका जो रोल है टीम में वो एंकर करने का है। वो उनका ये रोल नहीं है कि वो आके लपे मारे या वो अपनी को जो क्रिकेट है उसको खराब करें। आपने पहले T20 में देखा जब उन्होंने जो शॉट खेली वो कोई T20 वाली शॉट ही नहीं थी और एक्स्ट्रा प्रेशर अपने ऊपर लिया हुआ था। सही। ये अच्छी बात है कि उन्होंने खुद रियलाइज किया कि भाई जो मैंने नेचुरल हमारी गेम है जो जिसमें मैं स्ट्रांग हूँ और मैं टेक्निकली स्ट्रांग हूँ, हमने उसको मेरिट पे जाके खेलना है। और बाबर से देखिए अली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बाबर से सिर्फ हमें प्रॉब्लम यह है कि बाबर 5 रन चाहिए तो बाबर चेस करा देगा, 7 या 8 रन पर ओवर चाहिए तो उसमें हमने अभी देखना है बाबर को कि वो फिनिश करे गेम को और मैच जितवाए। बट देखिए यहां सिर्फ यही प्रॉब्लम तो है बाबर एक के साथ। एथलीट की जो है ना, मैं कहती हूँ कमाल होता है कि वो अपनी जो लिमिटेशंस है उसको पुश करते हैं। अगर मैं ये कर रहा हूं तो माय गेम हैज टू इंप्रूव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट हैज टू इंप्रूव। ये नहीं कि मैं 5 पे जाके मेरा जो है ना सिस्टम शट ऑफ हो जाएगा, इससे आगे मैं परफॉर्म नहीं कर सकता। आपको पुश करना है लिमिट्स को और एवरेज को बेहतर करना है। ये इतना बड़ा करियर है आपका, तभी तो जाएगा ना आगे। बिल्कुल ऐसे। तो आज के मैच में हम देखेंगे कि बाबर कैसे खेलते हैं, किस स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। शो का वक्त बस खत्म ही होने वाला है, लेकिन हमने जरा पंजाब में फजाई आलूदगी बढ़ती जा रही है और 300 से ज्यादा पर्टिकुलर बैटर्स की तादाद हो गई है। तो पंजाब में क्या सूरत हाल है, क्या माहौल है, लोग कितना परेशान है और कितना मुतासिर हो रहे हैं, ये हमें सबना कमाल बताएंगी। जी बिल्कुल, आज लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है और इस वक्त लाहौर का AQI 370 रिकॉर्ड किया गया है। और मुख्तलिफ इलाकों की अगर बात की जाए तो इस वक्त सबसे ज़्यादा AQI DC ऑफिस लोअर माल के इतराफ़ में 598 रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह DHA फेज़ 8 में 462 AQI रिकॉर्ड किया गया है। वेलेंशिया टाउन में 455 AQI रिकॉर्ड किया गया है। तो माहिरीन ने लाहौर की फ़िज़ा को इस वक्त इंतहाई मुज़र सेहत करार दिया है और शहरियों को एहतियात करने की और ग्लासेस लगाने की हिदायत की जा रही है ताकि स्मोक के असरात से बचा जा सके, क्योंकि लाहौर का AQI 300 से तजावुज़ कर चुका है। और ऐसे में माहिरीन शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करने की हिदायत करते हैं क्योंकि बदलते मौसम के साथ साथ स्मोक के असरात के पेश नज़र शहरी चेस्ट इन्फेक्शन, गले में खराश, आंखों में जलन जैसी बीमारियों में मुब्तला भी हो रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने ये नवीद सुनाई है कि 4 और 5 नवंबर को पंजाब के बेशतर अजला में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश के इम्कानात है। लाहौर में भी बारिश के इम्कान है जिससे जो है स्मोक की शिद्दत में कमी महसूस की जा सकेगी। जबकि इस वक्त लाहौर में आसमान पर बादल भी है, स्मोक का राज भी बरकरार है। दर्जा हरारत में भी इस वक्त वाज़ेह कमी महसूस की गई है। इस वक्त लाहौर का दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और गर्मी का जोर अब टूटने लगा है। जी सर्दी भी आ गई है और बारिश का भी इम्कान है। और आज मुझे बाकायदा शो पे सर्दी लगी है। हाँ, एसी कुछ कम कराएंगे कल से अब। तो जनाब क्लोजिंग का वक्त हो गया है, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना फीडबैक देते रहिएगा। नादिया और ज़ुएब को इजाजत दीजिए। अपना अल्लाह हाफ़िज़।